बाजारों में गिरावट तेज होती दिख रही है और दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड करते हुए सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी 300 अंकों से ज्यादा की तेज गिरावट निफ्टी में और 17,550 के आसपास, और बैंक निफ्टी में भी 40,700 के आसपास के हैं लेवल। 1.25% की कमजोरी, 500 अंक कमजोर। 4 अंकों में फिसलता हुआ सेंसेक्स 1000 से ज्यादा पॉइंट लुढ़कता हुआ दिख रहा है। दुनिया भर के बाजारों से और ज्यादा कमजोरी के संकेत आते दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या की बात यह कि ब्रॉडर मार्केट में भी अब बिकवाली बहुत तेजी से हावी होती दिख रही है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 3% नीचे, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स लगभग 0.3% नीचे। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कैश मार्केट के स्टॉक में जो बिकवाली का प्रेशर शुरू हुआ है वो जबरदस्त है। तो चौतरफा बिकवाली का दबाव इस वक्त बाजार में आपको नजर आएगा। ये दबाव थोड़ा बहुत बढ़ता नजर आया है। डाउ फ्यूचर से भी जो अब 250 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे है। हालांकि 250-150 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स सुबह से नीचे चल रहे थे, लेकिन जो तेज गिरावट शुरू हुई है वो अब मिड सेशन से आती हुई दिखी है। धीमे धीमे बाजार और कमजोरी बढ़ाते हुए नजर आएंगे आपको। तो 17,540 ये आखिरी लेवल था हमारे आज के लिहाज से निकालने का, लगता है लगभग वहां तक पहुंच गया। इसलिए आज पता नहीं समाओ सुबह ऐसी फीलिंग आ रही थी, मैं बोल भी रहा था 2-3 का बार कहा भी कि आज जो लेवल निकाल रहा हूँ थोड़े लंबे दे रहा हूँ। 8 लेवल दे रहा हूँ, पता नहीं जरूरत ना पड़ जाए। अब मुझे नहीं पता क्यों आज इतने लेवल दिए। हालांकि सुबह ऐसे संकेत नहीं थे कि 300 पॉइंट निफ्टी निकल जाएगा या 600 पॉइंट बैंक निफ्टी निकल जाएगा, 1000 पॉइंट सेंसेक्स निकलेगा, लेकिन 17,540 इसके नीचे के लेवल निकाले नहीं थे मैंने। अब अगला लेवल जो आता है नीचे 17,475 450 का आएगा, लेकिन मेरा ये मानना है 17,540 होल्ड होना चाहिए। 540 वहीं पर है लगभग होल्ड होना चाहिए। और अगर 17,500 के नीचे क्लोज होता है अब क्लोजिंग बेसिस पे, तो आपको अपनी इंट्राडे वाली और शॉर्ट टर्म पोजिशनली जो आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई वो खाली कर देनी चाहिए। अगर 17,500 के नीचे, वैसे 17,540 होता है, मैं 40 पॉइंट का गैप रखा। मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा अब डाउ यहाँ से ना गिरे, 25-50 पॉइंट तो और ठीक है कि 250 या 300 हो जाए, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 500 पॉइंट हो जाए तब तो एक अलग बात है। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये आखिरी सपोर्ट जोन है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ पर निफ्टी आ गया है। बैंक निफ्टी के लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा, निफ्टी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए वो सपोर्ट जो निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ वो 40,200 से 40,400 की रेंज में आता है। तो वहाँ पर अभी भी थोड़ी सी जगह हो सकती है। 40,200 से 40,415 है एग्जैक्टली बैंक निफ्टी के लिए वो सपोर्ट लो। तो बैंक निफ्टी में उतना कॉन्फिडेंस है और गिरा भी कम है, लेकिन निफ्टी अपने आखिरी सपोर्ट के पास है। यहाँ रुक गए तो ठीक, नहीं तो फिर ये जो आज जो कमजोरी हुई ये अगले हफ्ते के लिए भी संकेत खराब कर देगी। तो लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि वीकली क्लोजिंग होगी आज। हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ रुकना चाहिए। सिर्फ एक इंडेक्स है ग्रीन में। कौन सा वाला? 7% ऊपर। सारे सेक्टोरल इंडेक्स जी आज गिरे हैं। और पीएसयू शेयर्स की देखिए जमकर पिटाई हो रही है सर। पीएसयू बैंक्स, बाकी पीएसयू इंडेक्स काफी तेजी से गिरा है। ऑटोज में आज जमकर पिटाई हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग प्ले था मार्केट का, 3-3.5% नीचे ऑटो इंडेक्स है। आईटी तो 3 दिनों से गिर ही रहा है, आज भी आपको 3% इंडेक्स आईटी गिरा है। रियल एस्टेट स्टॉक्स गिर रहे हैं। रेट सेंसिटिव्स में भी आपको रखनी है नजर। मेटल्स में आपको कमजोरी आ रही है। टेलीकॉम स्टॉक आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप की तो बुरी हालत है ही। कैपिटल गुड्स कंजम्पशन कहीं भी देखिए राहत के संकेत आपको इस समय बाजार पे नहीं दिख रहे हैं। बैंक्स उतने खराब नहीं है जैसा अनिल जी ने कहा, बट नजर रखिए मूड माहौल तो बाजार का खराब ही है। चलिए थोड़ी देर में अनिल जी से डेटा भी समझेंगे और अब क्या रणनीति बनानी है, कौन से लेवल्स पर रखनी नजर, ये भी जानेंगे। एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं। आइए उससे पहले एक बार ट्रिगर्स और साथ ही खबरें जान लेते हैं। कुशल अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं। गुड आफ्टरनून दिलीप। ट्रिगर्स के लिहाज से सबसे पहले तो हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल, इसका आईपीओ आज बंद होता हुआ दिखेगा और पर्टिकुलरली आप देखिए यहाँ पर अच्छा सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही फुत्सी सेमी एनुअल रिव्यू आज से बदलाव लागू होते हुए नजर आएंगे। अंबुजा सीमेंट्स की पूंजी जुटाने पर आज बोर्ड बैठक है। साथ साथ लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी, आज सुबह हमने कहा था कि डीलिस्टिंग के लिए ओपन ऑफर आज से खुलता हुआ नजर आएगा। लार्जली ये डीलिस्टिंग के लिए ओपन ऑफर नहीं है, ये आज से 29 सितंबर तक ओपन ऑफर इनका खुला रहेगा। 137 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यह ओपन ऑफर है, तो डीलिस्टिंग के लिए ये ओपन ऑफर नहीं है। इनफैक्ट ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप का जो सीपीआई डेटा है अगस्त महीने का, वो भी आता हुआ नजर आएगा। 17 सितंबर कल के दिन में जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है वो जारी होगी। तो ऑल इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से लॉजिस्टिक्स स्पेस में तेजी बनी हुई थी, वो इस कारणवश ही ये बनती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट 19 सितंबर सोमवार को काफी सारे अपडेट्स हैं, जिसमें हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट्स इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा जीएनएफसी
MCX और LIC हाउसिंग का काउंटर। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूके और जापान के बाजार में ट्रेडिंग हॉलीडे होने वाला है। तो ये एक अपडेट है सोमवार के हिसाब से। ओके और लॉयड मेटल सिर्फ स्टॉक को पुल अप करते हैं, एक बार आपके लिए क्लैरिफाई कर दें, ये डीलिस्टिंग का ओपन ऑफर नहीं है, ये सिर्फ एक ओपन ऑफर आ रहा है, डीलिस्टिंग ऑफर नहीं है, सिर्फ ओपन ऑफर आ रहा है। कंपनी रहने वाली है, कंपनी रहने वाली है, डीलिस्ट नहीं हो रही है। आपके लिए क्लैरिफिकेशन है। लॉयड LLOYD लॉयड मेटल, इस पर रखिएगा नज़र, ये काउंटर भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। आइए अरमान से जान लेते हैं कौन से हैं खबरों वाले शेयर्स। अरमान बताइए। जी, कोटक बैंक पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो इनकी MCLR है उसमें इन्होंने 0.10 मतलब 0.10% की जो है वो बढ़ोतरी की है। उसी के साथ साथ मैनकाइंड फार्मा पर ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि इनके IPO के लिए सेबी को इन्होंने अर्जी दी है और OFS के जरिए जो लगभग 4 करोड़ शेयर्स जो हैं वो बेचेंगे। फिनिक्स मिल्स पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो इंडिया रेटिंग है उन्होंने जो रेटिंग है वो बढ़ाकर AA- कर दी है और हालांकि जो आउटलुक है वो उसे स्टेबल ही रखा है। पतंजलि फूड्स जो कि उन्होंने न्यूज़ पर व्यूज़ पे कहा था वही चीज़ें उन्होंने वहाँ पर कही हैं, हालांकि जो वापस बता देता हूँ, जिसमें कि कंपनी 4 और IPO लाने की योजना कर रही है। उसी के साथ साथ आने वाले समय में जो अभी मौजूदा मार्केट कैप है 50,000 करोड़ का, वो 5 लाख करोड़ का हो जाएगा और आने वाले 7 साल में लगभग जो है कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1 लाख करोड़ का होता हुआ दिखेगा। ज़ायडस लाइफ साइंस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी को जो एक इंजेक्शंस के लिए US FDA की मंजूरी मिल चुकी है और इसका उपयोग जो है वो मांसपेशियों से जुड़े जो बीमारियां हैं उसके इस्तेमाल में इसका उपयोग किया जाता है। इंडोकार्ड पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि होम टेक्सटाइल के लिए उन्होंने GAIAM के साथ करार कर दिया और ये जो करार किया है ये प्रीमियम फिटनेस जो ग्लोबल ब्रांड है ये कंपनी है उसमें है और उसके लिए उन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करार किया है। शिल्पा मेडिकेयर की अगर बात करें तो वहां पर भी इनको दवा की अर्जी मिलती हुई दिखी है, मंजूरी मिलती हुई दिखी है US FDA से और ये जो दवा है इसका हेपेटाइटिस के इलाज के लिए जो है इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स है मेरे पास जिसमें एम्बेसी ऑफिस रीट है जिसमें 1.5 करोड़ शेयर्स, M&M लगभग 7.5 लाख, साउथ इंडियन बैंक 2.2 करोड़, मैकल रसल लगभग 35 लाख और NTPC और ITC में लगभग 20 लाख के आसपास के शेयर के सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है सारे के सारे खबरों वाले शेयर जहां पर आज एक्शन है भरपूर। खबरों में है एक और स्टॉक और वो है पतंजलि फूड। जी हाँ, पतंजलि ग्रुप की अगली 5 सालों में 4 IPO लाने की योजना है। पिछले हफ्ते हमने स्वामी रामदेव से जब 50,000 करोड़ का मार्केट कैप छुआ पतंजलि फूड ने, तब भी हमने ये बात की थी। लेकिन आज स्वामी रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी जानकारी देते हुए बताया भी कि क्या उनके प्लान है IPO लाने को लेकर और कितनी सेल्स, कितनी टर्नओवर उनकी कंपनी हासिल करेगी। आइए सुनते हैं। अभी एक पतंजलि फूड्स हमारी लिस्टेड कंपनी है तो आने वाले 4 नाम और जुड़ने वाले हैं। वो आगे 5-7 भी हो सकते हैं लेकिन 4 तो अभी हमारी निगाहों में हैं जिसके ऊपर हम ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। खाली सपने नहीं देखते हम। पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि मेडिसिन, पतंजलि वेलनेस और पतंजलि लाइफस्टाइल। 40,000 करोड़ रुपए का आज पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर है जो आने वाले 5 से 7 वर्षों में लगभग 1 लाख करोड़ करने का हमारा लक्ष्य है। यह है पतंजलि फूड पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी रामदेव की तरफ से योजनाओं का खुलासा। स्टॉक आज हल्का फुल्का कमजोर है, 1325 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पूरे दिन भर हरे निशान में कारोबार करने के बाद मार्केट के मूड माहौल के साथ नीचे आता हुआ दिख रहा है। आइए इसी के एक चार्ट्स पर राय ली जाए। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, किरण जी, सिमी जी, मुदित जी, शरद जी, सारे के सारे हमारे साथ है। पहले एक बार कुणाल जी चार्ट्स आप देखें और सुमित जी सॉरी शरद जी, आप ट्रैक करते हैं या नहीं? ट्रैक तो करता हूँ। तो पहले आप राय दो, चार्ट्स में तो इनको टाइम लगेगा, आपको तो सब कुछ याद ही होगा। बेसिकली अभी भी अगर आप वैल्यूएशन देखें तो मेरे हिसाब से नियरेस्ट कंपैरिजन आपको जिस कंपनी से करना होगा वो डाबर होगी और डाबर के कंपैरिजन में हमें लगता है अभी भी डाबर करीब FY 24-25 के मल्टीपल्स पे 37-40 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। पतंजलि वहाँ 30 या 31 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है अभी भी स्कोप है और करीब आप समझ लो 20-25% का स्कोप तो अभी भी बचता है पतंजलि में। और अगर ये जो अनाउंसमेंट बोल रहे हैं काफी बढ़िया अनाउंसमेंट है कि 45,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक ले जाएंगे।
अगर उस पे और कॉन्क्रीट प्लान्स वगैरह डिस्कस करते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा हो सकता है जो फॉरवर्ड अभी एक्सपेक्टेशन है अगले 5-10 सालों की वो भी काफ़ी चेंज हो अगले 3 सालों के लिए, तो उसमें भी री रेटिंग हो सकती है। तो मुझे लगता है 20-25% तो कंजर्वेटिवली यहाँ से और अपसाइड बननी चाहिए। 20 से 25% की अपसाइड अभी भी बाकी है। आइए चार्ट देखिए, कुणाल जी राय दीजिए। अनिल जी देखिए बहुत ज़बरदस्त चार्ट है, और चार्ट अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें अनिल जी तो एक पैटर्न बना है इस पर जिसको सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न कहते हैं, और इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट भी आ चुका है, और इसका अगर आप लक्ष्य निकालते हैं तो कोई 1900 रुपए के आसपास के टारगेट्स बनते हैं। तो मेरी राय काफ़ी बुलिश है, मुझे लगता है कि हर गिरावट में इसको बाय करके चलना चाहिए। मेजर सपोर्ट 1000 के आसपास है, और पहला जो इसके लिए पड़ाव है वो 1500 का जो अभी ऑल टाइम हाई लेवल्स हैं वहां पर कुछ कंजेशन है, वो पार होगा तो स्टॉक में 1850-1900 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो पतंजलि फूड्स इस पर रखे नज़र। स्टॉक आज थोड़ा मुनाफा वसूली दिखा रहा है, बट अदरवाइज हमने ज़बरदस्त एक्शन नहीं देखा है, और OFS के लेवल से अनिल जी की भी राय रही है कि इस काउंटर को अपने रेडार पर रखना है। बट आइए बाजार के बाकी स्टॉक्स पर थोड़ा फोकस करते हैं। निफ्टी के 3 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, बाकी सारे गिरे हुए हैं। वायदा कारोबार के भी सिर्फ वही 3 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, बाकी सारे फिसले हुए हैं। इंडसइंड, सिप्ला और सन फार्मा, सिर्फ 3 वायदा बाजार के स्टॉक्स आपको पॉजिटिव दिखेंगे, बाकी सब में बड़ी गिरावट आती हुई इस समय दिख रही है। वेदांता 7.5% टूटा है, एस्ट्रल 7% टूटा है, टाटा केमिकल्स, बालकृष्णा इंडिया बुल्स, DLF, फर्स्टसोर्स, ओबेरॉय रियल्टी। लिस्ट लंबी है, बट आज गिरावट काफ़ी भारी अक्रॉस द बोर्ड आपको आती हुई दिख रही है। नज़र रखनी है इन सभी काउंटर्स पर, और करेक्शन भी आ रहा है। क्या करना है इस करेक्शन में ये भी करेंगे चर्चा, और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी लेते हैं। पहले कुछ ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सर सुमित जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु को जैसे कि कल से मैंने सेल साइड के कुछ स्टॉक्स पकड़े हैं, और अभी भी मेरे पास सेल साइड का ही स्टॉक है। मेरे को लग रहा है कि और थोड़ा सा गिरावट आएगा, और 1-2 दिन और थोड़े से मार्केट्स के ऊपर भारी रह सकते हैं, तो थोड़ा सॉफ्ट रहना ही अच्छा होगा। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे है सेल साइड में, उसके नाम में भी सॉफ्ट है, और स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट। स्टॉक का भाव चल रहा है 310 रुपया। स्टॉक के अंदर यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। फ्यूचर्स के अंदर इसका स्टॉप लॉस लगाना है 318-320 के पास, तो 320 का इसके अंदर रेजिस्टेंस बनेगा। 320 के एसएल से बी सॉफ्ट के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करें। बी सॉफ्ट के अंदर यहाँ पे नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं, 300 रुपए का पहला टारगेट बनेगा। 300 रुपए का लेवल निकलने के बाद 295 रुपए तक के लेवल 1-2 दिनों में बी सॉफ्ट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 320 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करें 300-295 के टारगेट्स के लिए 1 से 2 दिनों की। ओके, तो आईटी पर तो लगातार कमजोरी बनी हुई है, और बिरला सॉफ्ट और भारी तरह से गिर रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट अक्रॉस आईटी गिरावट आई है। शरद जी, आज तीसरा दिन है आईटी स्टॉक्स की गिरावट का। क्या करना है सर यहाँ पर? और बड़ी गिरावट यहाँ से भी देख रहे हैं? 3 दिनों में तो काफी ज्यादा ऑलरेडी गिर चुके हैं काउंटर्स। नहीं, मुझे नहीं लगता, जैसा मैं पहले भी अपनी बात हुई है कि पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा है, और अब आप जैसे छोटे वाले जो स्टॉक हैं बिरला सॉफ्ट या मिड कैप स्मॉल कैप में जो स्पेस है, कोफोर्ज जैसी स्टोरीज हैं, मुझे लगता है यहाँ पे जो वैल्यूएशन एक बबल जैसा एक टाइम पे बन गया था जहाँ स्टॉक्स लगभग 30-35 टाइम फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे थे, अब ये डिसेंट वैल्यूएशन से और ये स्टॉक्स में ग्रोथ रेट एज इट इज मेंटेन होगा। फ्रंटलाइन स्टॉक्स में भी मुझे लगता है कि नई अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं जो उभर के आएंगी आने वाले समय में, जिसका फायदा यहाँ मिलना चाहिए। और अभी भी अगर हम ज्यादातर स्पेस में देखें तो जो एडिशनल आपका डिजिटाइजेशन या आईटी की तरफ स्पेंड होना है छोटी या मध्यम वर्गीय कंपनीज में, उसमें अभी भी बहुत स्कोप है। इवन बड़ी कंपनीज में भी स्कोप है, और ये कोविड के टाइम ये एक्सेलरेट हो गया। लोगों ने पहली बार मास में महसूस किया है कि डिजिटाइजेशन और एनालिटिकल अप्रोच और बहुत सारे एडवांस सॉफ्टवेयर यूज करने से क्या फायदा होता है। तो मेरे हिसाब से आईटी एडॉप्शन अभी भी बहुत नासेंट है इंडिया में स्पेसिफिकली, और ग्लोबली भी एक बहुत बड़ा पिकअप आ रहा है इस स्पेस में। तो मुझे लगता है ये वैल्यूएशन पे अब ज्यादातर स्टॉक्स आपको 20-25 टाइम पे मिल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है जिस टाइप का ये बिजनेस है। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी देखते हैं तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि आईटी की डिमांड एज इट इज स्ट्रॉन्ग रहेगी। अभी आपको वैल्यूएशन कंफर्ट भी आ गया है जो आज से साल भर पहले नहीं था। तो मेरे हिसाब से तो अग्रेसिवली स्टैगर करके बाई करना चाहिए, और पोर्टफोलियो में कम से कम 10-15% की एलोकेशन आईटी को करनी चाहिए। राय आपके लिए बिरला सॉफ्ट में बिकवाली की, और सॉरी हाँ, बिरला सॉफ्ट में 320 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली के सुमित जी की तरफ से भी और शरद जी की तरफ से भी पूरे आईटी शेयरों पर राय। आइए मुनाफे वाले मोदी जी से करते हैं मुलाकात।
जी मोदी जी बताएं क्या शॉर्ट करना है आपको? बोलने दे बोलने दे। बोलने दे। हाँ, बोल- और दिन लिप कैसे रीडिंग आ- करते हैं। क्या हाल चाल है? क्या प्लान है सर वीकेंड के? मार्केट का कुछ तो नहीं मूड है, खराब ऐसे हो ही। गया। क्या करना है, आराम से कर नहीं टाइम पास सकते कुछ। करेंगे। थोड़ी देर ऐसे, थोड़ी देर बाद जब मोदी जी अनम्यूट हो जाएंगे तो उनको सुनेंगे, तब तक अपने बात करते हैं तब आराम तक से। चलते रहते हैं। हाँ, हाँ। ऐसी बात को आगे तब बढ़ा। तक हम बात अरे मोदी जी अनम्यूट हो जाओ। ये किरण जी ने ऐसा वायरस छोड़ा है पूरे हिंदुस्तान में, किरण जी तो सुधर गए, बाकी सब लोगों को बिगाड़ गए। वो बटन नहीं है आपके अनम्यूट वाला? अभी भी म्यूट है। अभी भी म्यूट है। अच्छा चलिए, या तो हमारे यहाँ से इनको म्यूट कर दिया गया, ये स्वतः ही म्यूट हो गए हैं। किरण जी, ये आपके पहली बार ये दिमाग में कब और कैसे आया कि म्यूट होना चाहिए और दूसरों को सिखाना चाहिए? नहीं अनिल जी, पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून। दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। ऐसा कुछ नहीं है, म्यूट कैसे हो जाते हैं मालूम नहीं है, और मुदित जी का प्रॉब्लम तो मुझे मालूम नहीं है। शायद कॉमन स्टॉक हो सकता है, तो मेरे लिए बिल्कुल बजवाइए, मैं म्यूट नहीं हूं, तो मैं वो स्टॉक लेना चाहता हूं, बाद में पता चलेगा। इससे पहले कि किरण जी म्यूट हो जाए, जल्दी से बिगुल किरण का कमाल। सत्य तो यह है कि दुनिया में एक ही चीज है जो म्यूट नहीं होती। नहीं गलत समझ रहे आप, सिमी जी की बात नहीं कर रहा मैं अपने बिगुल की बात कर रहा हूँ जो कभी म्यूट नहीं होता। तो हमारा बिगुल है अकेला जो म्यूट नहीं होता है। क्यों किरण जी? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी। जी बताए। अनिल जी, बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, और ये बहुत ही बड़ा प्राइस पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर, जिसको मंदी का पैटर्न कहलाता है। और ये मंदी का पैटर्न है अप्रैल 2021 से, यानी 1.5 साल के बाद ये पैटर्न हुआ है। इतना बड़ा ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न है। स्टॉक का नाम है वोल्टास। इधर बेचने की सलाह है, अभी 915 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इधर बेचना है। आपका स्टॉप बड़े टारगेट से, आपका स्टॉप लॉस 936 का होगा। मेरा टारगेट पहला 830 का रहेगा, बहुत बड़ा टारगेट है 830। ये 2 से 3 दिनों का रहेगा, पर जो प्राइस पैटर्न है उसका टारगेट आता है 675। 675 के टारगेट्स अगले 10 से 15 दिन में देखने को मिलेंगे। पहले छोटे टारगेट्स का ध्यान देंगे और उसके बाद बड़े टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। आपको स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए वोल्टास में शॉर्ट पोजीशंस लेने की बहुत एग्रेसिव सलाह होगी अनिल जी। ये है आपके लिए वोल्टास में बिकवाली करने की राय। ओहो, सबके चार्ट्स ऐसे बिगड़े ना, मतलब बिगड़े मतलब पूछो मत। किरण जी 675 वाला टारगेट है सच्ची में? 675 सर। नहीं बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल। जो पैटर्न है ना अनिल जी, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि 1.5 साल के बाद जब पैटर्न होता है तो 1.5 साल का जो एक्यूमुलेशन था उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, और अभी जो लॉन्ग पोजीशंस है वो ट्रैप होते नजर आते हैं। ये पैटर्न बहुत रेयर होते हैं, और जब होते हैं फॉलिंग में जब स्टॉक चलता है तो बहुत बड़ी गिरावट आती है। तो मेरा मानना है कि ये पहले टारगेट्स बहुत कैजुअली आ जाने चाहिए, और दूसरे टारगेट्स भी 10-15 दिन देते हैं तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, और दूसरे टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे अनिल जी। आप बोल रहे तो आ ही जाएंगे सर, बिल्कुल। हमें तो देख देख के डर लग रहा है कि इतने दूर दूर के बड़े बड़े लंबे लंबे टारगेट अब आ रहे हैं मंदी के मामलों में। आइए बढ़ते आगे। मुझे जी जब तक अनम्यूट हो तब तक, अगले महीने के 7 अक्टूबर से ब्रोकर्स को रनिंग अकाउंट का हर महीने या फिर हर 3 महीने में सेटलमेंट करना होगा। मतलब क्या है, अगर आपका किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट है, उस अकाउंट में आपने कुछ भी पैसे दे रखे हैं जैसे कि मार्जिन के तौर पर, या आपकी कोई क्रेडिट पड़ी है, आपको कुछ देना है या आपको कुछ लेना है, सेटलमेंट करना जरूरी। मतलब अकाउंट जीरो होना चाहिए। देना है तो दे दो, लेना है तो चेक ले लो। पहले जैसे चलता था कि बाद में भेज दूंगा, ब्रोकर भी कहता है अच्छा भेज देना। ब्रोकर से आपको पैसा लेना है, ब्रोकर मतलब क्या करोगे, कल परसों तो वापस सौदा करने वाले, छोड़ो रहने दो ना। अभी हाँ पड़ा रहने दो, आपके पास कहाँ जा रहा है। सेबी कहती कि ना ये नहीं चलेगा। लेकिन इस सेटलमेंट को लेकर ब्रोकर्स कुछ परेशान हैं, टेंशन में हैं। ब्रोकर्स की टेंशन क्या है, पहले तो ये जानिए कि होने वाला क्या है, उसके बाद ब्रोकर की टेंशन क्या है, और सेबी क्यों चाहती है कि रनिंग अकाउंट का सेटलमेंट हो, और इन सब का सॉल्यूशन क्या है। ये सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ब्रजेश कुमार, जो ब्रोकिंग और सेबी से जुड़े हुए मामलों की बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं।
ब्रजेश, पहले तो बताओ होने क्या वाला है 7 अक्टूबर से? होने वाला ये है कि नियम यह आया था कि हर महीने अक्टूबर से हर महीने के पहले शुक्रवार को, अक्टूबर से हर महीने के पहले शुक्रवार को अगर मंथली आपको सेटलमेंट करना है और अगर क्वार्टरली सेटलमेंट करना है तो जो क्वार्टर शुरू होगा उसका पहला शुक्रवार, उस महीने का पहला शुक्रवार। तो महीने के पहले शुक्रवार से सारे रनिंग अकाउंट का सेटलमेंट करना होगा, मतलब पोजीशन सारी पूरी सब कुछ मिलाकर जीरो करना पड़ेगा जो ब्रोकर के पास जो भी पैसा होगा। तो ब्रोकर ये कह रहे हैं कि आप फ्राइडे के सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 तरह के मार्केट चलते हैं अभी। जैसे इक्विटी का 3:30 बजे क्लोजिंग है, करेंसी की 5 बजे क्लोजिंग है, कमोडिटी की कई बार 12 बजे तक की क्लोजिंग होती है। तो फिर हम सेटलमेंट कैसे करें? करेक्ट। तो एक ये समस्या है। दूसरी बात वो ये समस्या बता रहे हैं कि जो पैसा क्लाइंट का है और क्लियरिंग में पड़ा है, क्लाइंट के नाम पर पड़ा है, क्लियरिंग को पता है और सबको पता है कि ये पैसा ब्रोकर का नहीं है, क्लाइंट का पैसा है, उस पैसे को वापस फिर से क्लाइंट के पास भेजने की ज़रूरत क्या है? इससे वो ये दिक्कत बता रहे हैं कि अगर फ्राइडे को सेटलमेंट हुआ, क्लाइंट को अगर मंडे को सौदा करना है, सोमवार को सौदा करना है, वो नहीं आ पाया या उसकी कोई पोजीशन है जो खड़ी है जिसमें कोई, तो अगर वहाँ पेनल्टी की दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि जो क्लाइंट है वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाए, मंडे को पेमेंट किसी वजह से नहीं कर पाए, भूल जाए, कोई दिक्कत हो जाए। तो एक ये समस्या बता रहे हैं। एक और बात बता रहे हैं कि जो क्लियरिंग के पास पैसा होता है बहुत बार वो फिक्स डिपॉजिट के तौर पे होता है। अगर आप हर महीने उस एफडी को तोड़वाएंगे या हर 3 महीने पे तोड़वाएंगे तो एक तरह से कहें तो वो ब्याज नहीं मिलेगा, कम ब्याज मिलेगा। और दूसरी बात, ये प्रोसेस भी इतना आसान नहीं ना, आपको फिर से बैंक को इंस्ट्रक्शन देना है और फिर से सारी चीज़ें करनी है। तो एक ये बात है। थोड़ा कंसर्न इस बात को भी लेकर है कि अगर एक ही दिन सारा सेटलमेंट होगा, फ्राइडे के दिन सारे ब्रोकर अपना सारे क्लाइंट का अकाउंट नील करेंगे, चेक देंगे, तो क्या लिक्विडिटी की दिक्कत हो सकती है? एक चिंता इस बात को लेकर भी, हालांकि इस पर सारे लोग एग्री नहीं कर रहे हैं कि हाँ लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो ही जाएगी, लेकिन एक चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लिक्विडिटी की समस्या उस दिन पैदा हो जाए। तो ये हुई ब्रोकर साइड जो है वो उनकी जो चिंता है वो ये हुआ। तो अब ब्रोकर की चिंता है, पहले मैं बता दूं, पहली चिंता तो है कि सारे मार्केट अलग अलग टाइम पर बंद होते हैं जी। इक्विटी 3:30 बजे, कमोडिटी 5 बजे या कभी कभी मिडनाइट तक, करेंसी 5 बजे तक, तो अलग अलग टाइम का है। तो फिर कैसे क्या करेंगे? पहली हो गई। फिर देखो, आपने शुक्रवार को पैसे दिया और वापस अगर सोमवार को आने में टाइम लगा, शनिवार रविवार तो बंद टाइप रहता है, सेकंड फोर्थ को तो रहता ही है, तो फिर सोमवार को अगर किसी को ट्रेड करना है तो मार्जिन तो जीरो है। और तो बैंक रात में तो काम करते नहीं है। हाँ, तो ये दूसरी समस्या हो गई। तीसरी समस्या आपकी हो गई है कि जो पैसा क्लाइंट का क्लियरिंग में जमा है, क्लियरिंग को भी पता है कि ये पैसा क्लाइंट का है, ब्रोकर का नहीं है, उस पैसे को वापस फिर से क्लियरिंग के पास है तो क्लियरिंग के पास तो सेफ माना जा सकता है, ब्रोकर के पास। और चौथा है कि एक साथ पैसा देना पड़ा, तो लिक्विडिटी की समस्या हो सकती है। ये थोड़ी चिंता इस बात को लेकर के। हाँ, नहीं, एक और वो बताइए ना आपने एफडी वाली भी, तो वो कैसे एफडी वाली बात भी है, वही याद करा था। एफडी वाली बात भी है कि अगर बार बार हर महीने अगर एफडी तोड़वाएंगे या हर 3 महीने पे तोड़वाएंगे तो क्या उनको उतना अच्छा ब्याज मिल पाएगा जितना अच्छा शायद ये पड़ा ही रहता तो मिलता। करेक्ट। तो ये 4-5 समस्या हैं ये जो अभी तक हमें बताई गई हैं। अच्छा, अब इसमें बताओ सेबी का इरादा क्या है? ब्रोकिंग कम्युनिटी सेबी के पास रिप्रेजेंटेशन दे रही है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि इसमें कोई रियायत दी जा सकती है। सेबी ने नियम ये इसलिए लाया था कि जो ब्रोकर का पैसा, जो क्लाइंट का पैसा है, वो क्लाइंट के पास नियमित समय पर आना चाहिए। ब्रोकर घुमा नहीं पाए क्लाइंट को कि अरे आपका क्या है, हमारे साथ तो आपको सौदा करना ही है, तो ठीक है, जो पैसा पड़ा है पड़ा रहने दो, एक्सेस जो है वो भी रहने दो, चला लेंगे, देख लेंगे, और उसका कहीं मिसयूज कर सके। तो ये पूरा रास्ता बंद करने के लिए सेबी ने नियम लाया था कि जो क्लाइंट का पैसा है वो उसके पास जाना चाहिए, सारा अकाउंट नील होना चाहिए, ताकि आपसी कोई गलतफहमी ना रहे एक दूसरे को लेकर के कि, और सारी चीज़ें पाक साफ तरीके से होने लगें और क्लाइंट के पैसे का मिसयूज ना होने पाए, और रेगुलर टाइम पर सेटलमेंट होगा तो गड़बड़ी भी नहीं होगी। और ये भी था सेबी का इंटेंट कि अगर एक्सेस कैश पड़ा हुआ है तो फिर क्यों नहीं क्लाइंट के पास जाना चाहिए, वो क्यों इधर इधर फंसा रहे अगर क्लाइंट चाहे तो ये इंटेंट था। अब
नियम क्या है? नियम ये है कि 225% तक का मार्जिन और पेन का जो पूरा पैसा है वो ब्रोकर रख सकते हैं। इसके ऊपर जितना भी है वो वापस करना चाहिए। ओके, तो चलिए ये है सेबी का इरादा और ये है ब्रोकर की समस्याएं, लेकिन इस बीच 7 अक्टूबर से ये नए नियम लागू हो जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। 7 अक्टूबर अक्टूबर महीने का पहला शुक्रवार है। अक्टूबर महीने का पहला शुक्रवार है, उस दिन करना है। तिमाही का पहला शुक्रवार भी तो वही होगा, सितंबर तिमाही का। सितंबर तिमाही खत्म होने के बाद पहला शुक्रवार भी वही माना जाएगा। ये अब अगला आएगा जनवरी से, तिमाही वाला होगा तो जनवरी में आएगा। ये सितंबर तिमाही का होगा। ये अक्टूबर से जो शुरू हो रहा है, क्योंकि ये नियम अमल में आ रहा है 1 अक्टूबर से, और अक्टूबर महीने का 7 अक्टूबर को क्यों सेटलमेंट होगा? फिर तो 7 मतलब दिसंबर में होना, नवंबर में होगा। 7 अक्टूबर से दिक्कत आएगी। अच्छा, सेटलमेंट सितंबर का महीने से का जो सेटलमेंट होगा वो 7 अक्टूबर को। हाँ, और फिर उसके बाद जनवरी में आएगा, फिर अप्रैल में आएगा, जुलाई में क्वार्टरली वाले में ये दिक्कत आएगी। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा नियमों में बदलाव का मामला जो हमने आपके सामने रखा। बदलाव में एक चीज बिल्कुल भी नहीं बदल रही, वो है निफ्टी की गिरावट। यस, 500 आ गया सर। हाँ, बिल्कुल कॉन्स्टेंटली बराबर गिरते जा रहा है। 3 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। 17 जून को हमने बॉटम आउट किया था मार्केट में। Correct. 16 जून को आपने 2.1% की जो इस फॉल की सबसे बड़ी गिरावट थी वो 16 जून को हमने देखी थी, वो है। तब से अब तक 2% की गिरावट मार्केट ने नहीं देखी, तब से आज तक 3 महीने बाद अब 2% की गिरावट इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो क्वांटिटी दिखा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और आज के गिरते हुए मूड माहौल में हमारे सारे एक्सपर्ट्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस शो को, और एंजॉय इस तरह से कर रहे हैं कि वो चार्ट्स खोल के देखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, नजरें पूरी टीवी स्क्रीन पर है। लेट्स वॉच द शो, कि दूसरे शो करते वक्त दूसरे एक्सपर्ट कैसे दिखते हैं, एंकर कैसे दिखते हैं, इसका लुत्फ उठा रहे हैं। खाली एक बार चूंकि मोदी जी ने बोल दिया कि मुझे बिगुल बजवाना है, तो उस समय बजाया भी, बात हो नहीं पाई। मोदी जी फरमाएं। जी आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दी। देखिए गुड तो है ही नहीं है, तो गुड आफ्टरनून बोलने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, सही है। और स्टॉक बेचना ही है जी, और बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन चार्ट पर होता हुआ नजर आ रहा है। बेच के चल रहा है आईसीआईसीआई जीआई, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 1214 स्पॉट के लेवल है, यहाँ पर शॉर्ट करके चलने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट बनेगा 1190 का, दूसरा टारगेट बनेगा 1175 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 1228 का। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं, लास्ट 1.5 महीने से जो कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन में स्टॉक ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसकी नेक लाइन का ब्रेकडाउन आज के सेशन में होता हुआ नजर आया है। जिस तरह का ब्रेकडाउन है, यहाँ से अभी डीप करेक्शन आएगी, 1175 तक की डाउन साइड आईसीआईसीआई जीआई में देखने को मिलेगी। शॉर्ट करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1228 का। 1228 के स्टॉप लॉस के साथ करें यहाँ पर बिकवाली आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस में। और आईसीआईसीआई का एक और इंश्योरेंस कंपनी जिसको बेचने की शुरुआत सुबह जो मुहूर्त खराब किया था, नहीं सॉरी अच्छा किया था सुमित जी ने 575 में आईसीआईसीआई प्रू लाइफ बेचने की राय दी थी, और उसके बाद वागले साहब ने भी इन्फोसिस बोला सुबह के, तो दोनों के टारगेट्स आएंगे। 560 का जो पहला टारगेट था वो आपकी स्क्रीन पर है सुमित जी की तरफ से। सुमित जी, मन तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बेचने की बधाई स्वीकार करें। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी धन्यवाद। देखिए अनिल जी, मार्केट में दोनों तरह की मूव पकड़ना चाहिए, और अनिल जी आप देखिए सुबह पहले अगर सेल पकड़ लिया, इनफैक्ट कल ही शुरुआत कर दी थी अनिल जी एचपीसीएल से, तो अनिल जी मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सेल साइड में भी हमने चीजें पकड़ रहे हैं और लोगों को पैसा बनना चाहिए, वो बहुत जरूरी है अनिल जी। दोनों तरफ के एक्शन पकड़ में आने जरूरी है, ये मानना है हमारे सुमित जी का, और ये पकड़ में आता भी दिख रहा है। आइए एक और एक्शन को पकड़ते हैं जो होने वाला है कल आ रही है नई लॉजिस्टिक पॉलिसी। पीएम मोदी इस लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स से जुड़ी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और घटना भी है जो भारत के बाहर हुई। तो हमारे दोनों इन हाउस हमारे रिसर्च एनालिस्ट हमारे साथ तैयार है, वरुण और साथ ही साथ आशीष भी। आशीष, वरुण, आप दोनों में से कल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का इनॉग्रेशन कौन करेंगे? सर मैं कर देता हूँ। मोदी जी ने सुन लिया तो पॉलिसी की हाइलाइट्स का इनॉग्रेशन कर देता हूँ। ये बताइए जी, बताइए।
सर तो जैसे कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इसको करेंगे, इनॉग्रेशन है इसका, जारी करेंगे और बहुत अवेटेड है, काफ़ी सालों से इसका इंतजार हो रहा है। और देश में इसमें फिलहाल अगर आप देखें तो फोकस इसका है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे करके कम किया जाए। 13 से 14% जीडीपी का हिस्सा जो है करीब आप देखें लॉजिस्टिक कॉस्ट है। अब सरकार का फोकस है कि इसे 8% के करीब लाया जाए, जो कि यूएस का स्टैंडर्ड है। हालांकि चाइना का भी मैं देख रहा था तो उनका भी 13-14% के आसपास का ही है, लेकिन हम यूएस को इसमें आगे जाके टक्कर देने वाले हैं। अभी ऐसे होगा, दरअसल अगर आप देखें तो सरकार काफ़ी फोकस करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर। 7 मिनिस्ट्री हैं शिपिंग में, लॉजिस्टिक्स में, 30 प्लेटफॉर्म है, इन सबको हटाकर सिर्फ एक सिंगल पोर्टल कर दिया जाएगा। 35 नए लॉजिस्टिक्स पार्क्स की घोषणा हो सकती है, 300 कार्गो टर्मिनल होंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो गति शक्ति ट्रेन्स का भी जो है ऐलान हो सकता है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेन्स हैं, कार्गोज हैं, पोर्ट्स हैं, शहर हैं, इनके बीच के कैसे नेटवर्क को आप सुधार सकते हैं, इसके ऊपर भी सरकार का फोकस रहेगा। और एक स्पेस और है जहां पर अभी तक इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम हुए हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है, वो है पूरी वेयर हाउसिंग स्पेस। यहाँ पर भी कुछ बड़े डेवलपमेंट्स का ऐलान हो सकता है, तो सर स्टॉक्स में भी एक्शन देखने को मिलेगा। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स है, अच्छी तेजी के बाद आज यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला है। गति है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, कॉन्कोर, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो रडार पर रखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन लॉजिस्टिक पॉलिसी में। और ये नई जो लॉजिस्टिक पॉलिसी बनकर आएगी, इसमें पूरी डिटेल्स होगी आपके वेयर हाउसिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर और कहाँ कहाँ तक सर ट्रांसपोर्टेशन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, रेलवे पोर्ट की कनेक्टिविटी है, गति शक्ति, सब कुछ है। बहुत सालों से इंतजार है इसका। बड़ी विस्तार पूर्वक आपके सामने पॉलिसी रखी जाएगी। और जो काम आज किया है आशीष ने, आपको छोटी छोटी हाइलाइट्स बताने का, नहीं बड़ी बड़ी हाइलाइट्स बताने का, इसकी छोटी छोटी बारीकियां भी सोमवार को समझाएंगे। बिल्कुल। और ये मेरे कहने के पीछे पर्पज़ ये है कि कल सैटरडे है, शनिवार है, छुट्टी है। समझ तो गए होंगे आप आशीष क्या करेंगे कल। यही पॉलिसी का इनॉग्रेशन करने वाले थे जी आशीष। पूरी सुनकर एक एक छोटी छोटी बात सारी निकाल कर रखिएगा। प्लस उसके बाद ये भी बताइएगा कि कौन कौन से स्टॉक पर अच्छा या बुरा असर पड़ता है। नोटेड सर। आधा घंटे का शो आपको करना है, उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। डन सर। बिजी हो गया, करवाएंगे बिल्कुल जी। अब इसी से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग खबर जो आशीष के बाद वरुण बताने जा रहे हैं, और वो है फेडेक्स। नाम तो सुना ही होगा, नहीं तो वरुण बताएंगे फेडेक्स क्या है और आज हम इसका नाम क्यों ले रहे हैं। तो अनिल जी, फेडेक्स है क्या? तो लॉजिस्टिक्स जिसकी बात आशीष कर रहे हैं उसमें ही फेडेक्स भी काम करता है। और जैसे कि आशीष ने कहा कि हम बहुत जल्द जो दुनिया भर की कंपनियां हैं उनको टक्कर देंगे, तो बेसिकली फेडेक्स ने जो अपना क्वार्टरली नंबर्स दिए हैं और जिस तरह से गाइडेंस दिया है, लगता तो ये है कि बहुत जल्द हम इनको टक्कर देंगे, इतनी बुरी हालत इनकी हो चुकी है। दरअसल फेडेक्स ने अपने जो तिमाही के प्रिलिमिनरी नतीजे हैं उनको यहाँ पे घोषित किया और वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। साल दर साल अगर आप ईपीएस देखेंगे तो $4.37 से घट के सीधे $3.44 के आसपास आया, यानी कि भारी भरकम करीब $1 के आसपास की गिरावट यहाँ देखी गई, जबकि माना जा रहा था कि ये बढ़ के $5.14 के आसपास आएगा। फेडेक्स का कहना है कि दुनिया भर में जिस तरह से प्रॉब्लम्स चल रही है उसके कारण कहीं ना कहीं कंपनी के नतीजे कमज़ोर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने अपना आगे का गाइडेंस यानी कि अगले क्वार्टर का गाइडेंस भी घटा दिया है और पूरे ईयर का गाइडेंस जो है उसको तो हटा ही दिया है। घटाने का तो छोड़िए, उसको तो पूरी तरह से हटा दिया है। बेसिकली इनका कहना है कि जिस तरह से लगातार बहुत जल्द चीज़ें बदल रही है तो कहीं ना कहीं गाइडेंस देना जो है इनको सही नहीं लगा और इसके लिए इन्होंने बदला अपना गाइडेंस और हटाया अपना गाइडेंस। खासकर यूएस, एशिया और यूरोप में जिस तरह से प्रॉब्लम्स है सर्विसेज को लेके, उसके चलते इनकी हालत जो है वो लगातार ख़राब होते जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, इसके चलते काफ़ी सारे कदम और उठा रहे हैं जिसके लिए इनको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि कंपनी अपने जो ग्राउंड ऑपरेशन है काफ़ी जगह उनको संडे को बंद रखेगी, कहा है इन्होंने। करीब 90 जगहें ऐसी है जहाँ पे ये अपने ऑफिसर जो है उनको बंद कर रहे हैं। जो फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी थी इनकी उसको वो कम कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जो नई भर्ती ये करने वाले थे उसमें भी अब ये धीमापन लाने वाले हैं। तो नतीजे जो है वो कमज़ोर है, आगे का गाइडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और उसके चलते कॉस्ट कटिंग इस कंपनी को करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो लॉजिस्टिक्स की जो हालत है वो काफ़ी कमज़ोर है। हमारे यहाँ अच्छी, हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स जुड़ा हुआ पूरा इकोनॉमी की रफ्तार से। बिल्कुल। और अगर यहाँ इकोनॉमी मजबूत है तो फिर इस सेक्टर को लेकर तो बहुत कुछ होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है, कितना फायदेमंद हो सकता है ये सेक्टर निवेश करने के लिहाज से, क्या कुछ पसंद है, सारी डिटेल्स बताएंगे हमें शरद जी। और उसके बाद सुमित से लेंगे कैश का ऑप्शन से। शरद जी बताएं सर। हम भी बहुत
बुलिश हैं इस सेगमेंट की ग्रोथ को लेके। ज़्यादातर सेगमेंट में जो कंपनीज हैं वहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि एटलीस्ट 30-35% जैसी ग्रोथ रहनी चाहिए अगले 2-3 साल में। महिंद्रा लॉजिस्टिक, एजिस केम या एजिस लॉजिस्टिक जिसको हम बोलते हैं, ये 2 काउंटर्स हम लोगों ने स्पेसिफिकली फोकस किए हैं जो हम लोगों को ज़्यादा पसंद है। बट जनरली पूरी स्पेस में हमें लगता है काफ़ी एक्टिविटी रहनी चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ परकोलेट होगी। और जैसा कि आशीष ने अभी बोला कि जैसे जैसे ये गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा फोकस करती है कि कैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट्स को नीचे लाना है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जो सीवीज में ओवर अवेलेबिलिटी हो गई थी या लॉजिस्टिक स्पेस में ओवर कैपेसिटी आ गई थी जीएसटी की वजह से, वो भी पिछले 2-3 साल में लगभग एब्जॉर्ब हो गई है। तो हम ये उम्मीद करें कि अगले 2 से 3 साल एटलीस्ट पूरी स्पेस के लिए काफ़ी एक्टिव रहेंगे और वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफ़ी अपसाइड इनमें से निकल के आ सकता है। तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ स्पेस पे। बहुत ही बुलिश है लॉजिस्टिक स्पेस पर हमारे शरद जी। आइए, सुमित जी बुलिश हैं कि बेरिश हैं, पुट लेंगे कि कॉल ये पता नहीं, लेकिन ऑप्शन तैयार है, कैश का ऑप्शन सुमित जी की तरफ से। जो भी लेंगे सुमित जी कुछ अच्छा ही लेंगे। सुमित जी बताएं कौन सा ऑप्शन? अनिल जी, कैश का ऑप्शन में मेरे पास पुट ही है क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अभी और 1-2 दिन गिरावट रहेगी मार्केट के अंदर और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो जो दिग्गज स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है बैंकिंग सेक्टर का, वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में सेलिंग प्रेशर है, लास्ट 3 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं। हायर लेवल से बॉलिंगर बैंड को टच करके मिडल बैंड अभी नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो 2-3 दिनों में यहाँ पे और बिकवाली देखने को मिलनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना है। 1480 वाला पुट अभी 2250 के पास ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक का 1480 का पुट अभी सीएमपी 2250 2270 पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 11 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 35 रुपए से लेके 40 रुपए तक के टारगेट एचडीएफसी बैंक के 1480 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में मेरे को लग रहा है नीचे में 1450 से लेके 1440 तक के लेवल 2 से 3 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। इसके लिए बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शन के जरिए पुट में खरीदारी करें 35 से 40 के टारगेट के लिए, 11 रुपए का स्टॉप लॉस, 1480 का पुट। ओके, तो यह है आपके लिए एचडीएफसी बैंक। दिग्गज भी गिरते हुए आपको दिख रहा है इस समय। आइए फिर बाजार पर क्या रणनीति बनानी है, जो हल्का रिबाउंड आया इसको क्या समझना है, जानते हैं अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रैटेजी में। अनिल जी, निचले स्तरों से करीब 90 अंक सुधरा जरूर है बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी 90 अंक सुधरा है, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा आप सुधार देख रहे हैं, बट अदरवाइज ग्लोबल संकेत तो सर कमजोर ही है। 250 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स आपको दिखेंगे, नैस्डैक फ्यूचर्स 1% नीचे है, तो वहां पर आपको और कमजोरी दिख रही है सर। यूरोप के बाजारों में भी 1.5% तक की आपको गिरावट दिख रही है। एशिया के बाजार आपको 1 से 2% नीचे दिखे हैं। सिर्फ एक अच्छी बात है, कच्चा तेल जो आपको और थोड़ा सुस्त दिख रहा है $90 के आसपास, अदरवाइज और कोई अच्छा संकेत बाजार के लिए नहीं आ रहा है। रुपया स्टेबल है सर कल की गिरावट के बाद। 17,540 505 आज का लो बना है, बस ये इसी पे नजर है। ठीक है, अगर 540 के नीचे ज़्यादा सेफली चलना है तो 500 के नीचे अगर आज बंद होता है तो आपको लॉन्ग पोजीशन कम करके जाना चाहिए, बिल्कुल अनडाउटेडली। ठीक है, और अगर 540 के आसपास इसके ऊपर बंद होता है तो फिर भी एक दिन आप और मंडे का चांस ले सकते हैं। ओके, क्योंकि इस 540 के नीचे बंद होने पर मार्केट थोड़ा खराब हो जाएगा। वहां से ही हमने एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया था 540 से, जो हमें 18,000 के ऊपर तक लेके गया। तो इसलिए 500 बेसिकली मान लीजिए, आपको राउंड फिगर मानना है, और मेरा ये मानना है, समझना है कि नहीं गिरेगा उसके नीचे नहीं बना। ये सपोर्ट रेंज में आ गया आज के लिए, डन फॉर द डे। और आप देखिए डाउ फ्यूचर भी 300 से अब 230-40 आ गए। थोड़े और डाउ फ्यूचर 150 पॉइंट आ जाए तो आप ऑलरेडी 17,700 के आसपास क्लोज दे देंगे, यहाँ से थोड़ा और बढ़ जाएंगे। डेटा बता दूं आपको, 17,500 मजबूत सपोर्ट है। अब अगला वाला 39 लाख शेयर वहाँ पर है। 17,600 3 बजे तक आपको देखना है, पार करके टिकना है। अगर टिके तो 17,700 तक की यात्रा करेंगे। 17,700 के ऊपर बंद होंगे इसकी संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि 17,700 के कॉल्स पर 51 लाख शेयर हैं, 50 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो इसलिए 17,700 के नीचे रहना पड़ेगा, ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन 17,500 के नीचे जाएंगे इसकी संभावना कम है, और 17,600 से 17,700 के बीच में बंद होने की, अगर मुझे पूछें कि आप कहाँ बंद हो सकता है दीप, तो ज़्यादा संभावना 17,625 से 17,650 की रेंज में होने की आज ज़्यादा दिखती अभी तक के डेटा के लिहाज से, और अभी तक जो डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है उस लिहाज से। अन्य से इसमें डाउ फ्यूचर्स में कोई बड़ा बदलाव ऊपर या नीचे हो जाए तब तो अलग बात है, अदरवाइज 625 से 650 की रेंज में हम बंद होंगे।
यहाँ से ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से अच्छी रिकवरी की बात कर रहे हैं सर। इसलिए मैं बोल रहा 100-150 हूँ पॉइंट रिकवर हो 540 के जाएगा आसपास था, तो वहाँ पे 625 650 वहाँ पर हम बंद होने चाहिए। ठीक है। ये देखेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी 40,700 के आसपास है। आपको याद होगा 40,700 से 40,900 हमने स्ट्रॉन्ग बाय जोन दिया था, और उसके नीचे जो था कि अगर वो आ जाए 40,200 से 40,425 तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वो अगला सपोर्ट है। हालांकि वहाँ तक पहुँचे नहीं, हम 40,500 से ही घूम गए आज, लेकिन बैंक निफ्टी भी मुझे बुरा नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी के लिए क्लोजिंग मुझे चाहिए 40,875 के ऊपर, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चाहिए। वो मिल जाए तो कहना ही क्या, और क्या नहीं चाहिए, 575 के नीचे नहीं चाहिए। यहाँ से 100 पॉइंट नीचे बंद नहीं होना चाहिए, और 200 पॉइंट ऊपर बंद हो जाए तो बैंक निफ्टी ने अपना करेक्शन भी पूरा कर लिया। मैं अभी से कह दूंगा। हाँ, तो कम गिरा है कैसे बताता हूँ ना आपको। 41,840 का आपने हाई बनाया जी, और आज का लो है आपका 40,500 का। 41,800 40,500 1300 पॉइंट। यस। कितना टाइम लगा कल और आज में? 2 दिन। 2 दिन में 1300 पॉइंट हो गया करेक्शन, बस इतना ही रहता है बैंक निफ्टी। हाँ, डन। हाँ, तो इसलिए, और आज सबसे बढ़िया चीज़ दीप क्या है कि मार्केट बहुत हल्के हो गए। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 0.82, बैंक निफ्टी का 0.84, तो अब ज़्यादा रहे नहीं। सो 875 के ऊपर बंद हो गया तब तो हमारा करेक्शन पूरा, लेकिन उसके नीचे बंद होता है तो थोड़ा मुश्किल। 575 के नीचे बंद होता तो समस्या ज़्यादा है। सो आई थिंक रिकवरी दोनों में ही आएगी। ये लो 600 तो आ गया, ये 750 आगे, तो वहाँ अति उत्साहित थे, यहाँ डरना नहीं। हाँ, ये वैसे आपने कल भी बोला था, कल के यूफोरिया में बोला था कि सुबह भी यही बात थी, सुबह 2 बजे भी हमने बोला कि ये अब खरीदारी की रेंज में, जहाँ लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं वहाँ खरीदारी की रेंज आती है बाय साइड पर, जहाँ शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं वहाँ बेचने का। ये मार्केट ही ऐसा हो गया, क्या करेंगे, मतलब है ही ऐसा, इतना वोलेटाइल, इतना खटखट कर, जिस दिन गिरना है उस दिन नहीं गिरेगा, जिस दिन नहीं गिरना है उस दिन ज़्यादा गिरेगा। तो अब आपको पोजीशन अपनी लेवल के हिसाब से बनानी, ये ध्यान रखिए। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय राय। आप खरीदने की रेंज में आ रहे हैं, थोड़ा संभलने की रेंज में आ रहे हैं। बाजार इनफैक्ट निचले स्तरों से 100 पॉइंट, एग्जैक्टली 100 पॉइंट रिकवर हो चुका है निफ्टी, और बात करते करते 30-40 पॉइंट की रिकवरी हमने बाजार में इस समय देखी है। बट अनिल जी, सिर्फ इक्विटी ही नहीं, कमोडिटी मार्केट में भी सर जोरदार गिरावट आ रही है। अक्रॉस कमोडिटीज बड़ी फॉल है, कच्चा तेल 90 पर आ गया। एक बार जरा समझते हैं क्या चल रहा है कमोडिटी मार्केट में, और कल और आज के बीच में ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी गिरावट हम अक्रॉस कमोडिटीज देख रहे हैं। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है। मृत्युंजय बताइए, कौन सा ट्रिगर देख रहे हैं कमोडिटी बाजार? देखिए दीप, बहुत तेज़ गिरावट है, और सबसे पहले इस वक्त का मार्केट का मूड माहौल आपको बता दें कि हो क्या रहा है। हुआ ये है कि कल और आज में घरेलू बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 1200 रुपये से ज़्यादा गिर गया है। ग्लोबल मार्केट में $50 गोल्ड के दाम कम हो गए हैं। कच्चा तेल 4 से 5% नीचे आ गया है, $90 के करीब ब्रेंट का भाव। नेचुरल गैस, जहाँ पर एक बड़ा उछाल हमने देखा था गैस क्राइसिस की वजह से यूरोप में, उसमें बहुत तेज़ गिरावट आई है। यूके में जो गैस का फ्यूचर है 11.5% टूट गया है, यूरोप में 5.5% गिरा है। मेटल में 2 से 3% की गिरावट अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है। अब सवाल यह है कि अचानक बाजार में ये कोहराम मचा क्यों है। 3 बड़ी वजह है जिसने पूरे मार्केट के सेंटीमेंट को पूरी तरह से बड़ा झटका दिया है। पहली बड़ी वजह यह है कि डॉलर का इंडेक्स काफ़ी मजबूत हो गया है और एक बार फिर से 110 के ऊपर चला गया है, इसने मार्केट के सेंटीमेंट को झटका दिया। दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि अब बहुत तेजी से यह बात हो रही है कि ब्याज दरें ग्लोबल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ेंगी। नेक्स्ट वीक फेड की मीटिंग है और यह कहा जा रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट या उससे ज्यादा भी दरें वहां पर बढ़ सकती हैं। कुछ एजेंसी की रिपोर्ट है कि 100 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यूके में जो रिटेल सेल्स के आंकड़े आए हैं वो बेहद खराब आए हैं, उसका भी इंपैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है। कच्चा तेल, जहां पर डिमांड को लेकर बड़ी चिंता है। चाइना जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड का कंज्यूमर है, वहां पर डिमांड घटने की आशंका लगातार बढ़ रही है और पिछले 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन में डिमांड कम हो रही है क्रूड की। सर 20 साल में पहली बार क्रूड की डिमांड कम हो रही है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ। अगर चाइना नहीं खरीदेगा, चाइना तो बनाता नहीं, मतलब पैदा नहीं करता ना, इंपोर्ट करता है। राइट, सारा इंपोर्ट ही करता है। बिल्कुल, उनके यहाँ तो मेरे ख्याल से निकलता नहीं है, निकलता नहीं ना, दीप नहीं निकलता। नहीं, वहां पर डबल मार है सर। एक तो डिमांड कम हो रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर चीन का फोकस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब वहां जो 2 व्हीलर गाड़ियां हैं उसमें 50% जो हिस्सेदारी है वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की है। 50% सबसे, मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कारों का 2 व्हीलर का मार्केट चाइना है। 2 व्हीलर्स का इसका मतलब ये क्या, चाइना वालों को समझ में आ गया, क्रूड वाले कभी भी वहां मरोड़ेंगे, अपने इलेक्ट्रिक पे आ जाओ। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल सर। तो धीरे धीरे हम भी कोशिश तो वही कर रहे हैं। गडकरी साहब लगे हुए एकदम जोर से पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश करने के लिए, तो धीरे धीरे ये हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट है। चलिए, तो ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है।
जो हो रहा है, कच्चे तेल की डिमांड भारी भरकम कम हो रही है, ये ध्यान में रखिए। ये आपके लिए ये जो कमेंट्री याद है आपकी, जिस दिन सऊदी अरेबिया ने वो प्रोडक्शन फिर से बढ़ाने का, ओपेक ने फिर से प्रोडक्शन बढ़ाया था 1 लाख बैरल का, उसी दिन आपने कह दिया था कि ये अलग संकेत है, ये दूसरा, ये डिमांड संकेत ये दे रहे हैं कि उन्हें डिमांड पे भरोसा नहीं है। उन्हें खुद मतलब वो समझ में आ गया था उस दिन जो क्रूड ने, वो कभी कभी एक सिग्नल पकड़ में आ जाए ना, मिलता है सिग्नल पकड़ में आ जाता है। आई थिंक तब 95-96 पर था, तब आपने कहा था अब यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे का सिग्नल है, ऊपर का सिग्नल नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो चलिए कच्चा तेल हट गया। अच्छा, इस बीच भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। भसीन साहब 2 बातों से बड़े खुश होंगे जी। एक तो कच्चा तेल जो नीचे आ रहा है, तो भसीन साहब भी बार बार कहते हैं कि कच्चा तेल कम रहेगा तो हमारा तो बिल कम हो जाएगा, बढ़िया है। और दूसरी बात भसीन साहब, आपको खुश करने वाली पहले मैं आपको सुनाता हूँ और उसके बाद में मैं आपसे ना आपका आउटलुक और साथ ही कॉल्स भी लूंगा ताकि आप हमारा जोश ज़्यादा अच्छे से बढ़ा पाएँ जी। तो एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता हमारे नई दिल्ली से तरुण शर्मा। और तरुण शर्मा जो खबर दे रहे हैं आपको, जो आंकड़े बताने जा रहे हैं, उनसे आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। तरुण, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि चेहरे पे सिर्फ हम लोगों के नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी चेहरे पे मुस्कान आएगी, क्योंकि इस डेटा का वो इंतज़ार कर रहे थे। वो डेटा अब जी बिज़नेस के पास है। सबसे पहले एडवांस टैक्स नंबर्स पिछले साल के मुकाबले इस बार एडवांस टैक्स 21% से बढ़ा है, और वहीं कॉर्पोरेट टैक्स नंबर्स जो हैं वो 21% से बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, यदि क्वार्टर टू क्वार्टर, यदि Q1 22-23 में देखें, उसके मुकाबले जो एडवांस टैक्स नंबर हैं उसमें करीबन 80% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब जो Q1 22-23 के अंदर 1,01,017 करोड़ का जो एडवांस टैक्स नंबर था वो बढ़कर Q2 के अंदर 1,81,289 हो गया है। ये कल रात तक के फिगर हैं। साथ ही जो नेट कलेक्शन है उसमें भी क्वार्टर 1 और क्वार्टर टू में करीबन 72% का इजाफा हुआ है। लेकिन जो आपका रिफंड है उसमें भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 94% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आप ये देखिए कि जो टैक्स रेवेन्यू है, जो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है, उसमें क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में करीबन 72% की एडवांस टैक्स में बढ़ोतरी है। इसके साथ साथ यदि हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन करें तो 21% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो हुई है वो हुई है टीडीएस पार्ट में। करीबन 35% टीडीएस कलेक्शन बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल 1,23,762 करोड़ टीडीएस का कलेक्शन हुआ था, जो इस साल 1,67,538 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। तो जो एक ये कहें कि कंफर्टेबल स्टेज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। एक तरफ रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि जो जीएसटी का कलेक्शन है वो नवंबर के बाद से 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा पर मंथ। और अब जो हम क्वार्टर टू क्वार्टर जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देख रहे हैं वो उसमें भी करीबन 70% का इजाफा एडवांस टैक्स नंबर्स पे है। वाओ जी, तो बड़ा इजाफा आ रहा है अक्रॉस द बोर्ड। देखिए कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन जिस तरह से बढ़कर आ रहा है, बाकी एडवांस टैक्स जो आ रहा है, ओवरऑल बेसिस पर बहुत ही हेल्दी ट्रेंड। साल दर साल 22% बढ़ रहा है जी। कि 21% नेट कलेक्शन बढ़ा है, एडवांस टैक्स 21% और कॉर्पोरेट टैक्स 22%। भसीन साहब भी हमारे साथ है, लेकिन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको एक नंबर पर फोकस करने के लिए बोलूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से जी, वो है टीडीएस का। टीडीएस का नंबर 36% बढ़कर आया है। ठीक है, यही एक नंबर है जो सच्चा है सबसे ज्यादा, मतलब बाकी भी है। क्यों? हर उस पे वो नहीं, टीडीएस में तो ऑप्शन ही नहीं ना। अगर मैं आपको कुछ पेमेंट कर रहा हूँ और मुझे टीडीएस काटना, मैं तो काटूंगा ही, काटना ही है। मेरी जेब से थोड़ी जा रहा है। एग्जैक्टली। आपको कम दूंगा। एडवांस टैक्स में तो क्या है, कुछ कभी कभी लोग होता है कि किसी ने भरा नहीं, भूल गए, इनकम का अंदाजा लगाया नहीं लगाया। अरे टीडीएस तो पक्की वाली है ना, कंफर्म्ड है, कंफर्म है, देना ही देना आपको, देना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नंबर अगर 36% है और बाकी नंबर सब 22% है, तो मिनिमम 22 तो हो ही गया, हो गया, ये तो पक्का हो गया। 22% की साल दर साल। अच्छा, जून से अभी की ग्रोथ देखेंगे तो नंबर बहुत तगड़े दिखेंगे। तो पहले तरुण ने वही भेजा था, मैंने कहा ना जून से नहीं, मैं पिछले साल के सितंबर से इस साल के सितंबर को कंपेयर करूंगा। राइट, ठीक है, और उसमें भी 22% की ग्रोथ आ रही है और टीडीएस की ग्रोथ 36% की। अब चलते हैं भसीन साहब के पास, हमारे साथ है भसीन साहब। भसीन साहब, एडवांस टैक्स के और टीडीएस के आंकड़े आए जो आपने अभी सुने होंगे, ये दिखा रहे हैं इकोनॉमी की दमदार रफ्तार। बताएं सर। गुड
आफ्टरनून अनिल जी, आपने सारा टिप्पणी कर दिया और ये इसका मतलब लेने का अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें रोज आप वही चीज जो दुनिया कहेगी कि बॉन्ड यील्ड और फेड, वो सब हमें पता है, कोई नई बात बताइए। और पहली बार हिस्ट्री में होएगा कि इंडिया पे ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसे कहते हैं जी जान से आप देख रहे हो कि कॉर्पोरेट इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग। आपने अपने आप ही टिप्पणी कर दी कि टीडीएस तो इज अ कंपल्सरी, वो तो आपके पास डिस्क्लोजर है, आज आप जाके वो निकाल सकते हैं। सो इट टेल्स यू द अंडरलाइंग ग्रोथ। अनिल जी, दो चीजें बताती हैं, एक सीवी सेल्स और सीमेंट, और सीवी और सीमेंट दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कैपेक्स के कब आपने देखा था कि ऐसे ऐसे स्टॉक्स एबीबी, सीमेंस, एलएनटी आउट है? तो मुझे कोई दो राय नहीं, इंडिया इज गोइंग टू आउट। अनिल जी, और दूसरी बात, अगले हफ्ते से ये बाजार की करेक्शन विल बी शॉर्ट लिव्ड, जो नेसेसरी थी। आप पहले न्यू हाई पे जाएंगे, फिर देखेंगे जो मंदी आनी है और जो फेड ने करना है। 21-22 को आप लेके चल लीजिए, जो भी फेड ने प्राइस करना है 75, 100 या 50, ये मुझे नहीं पता। ये सब टिप्पणी बाहर वालों की है, क्योंकि उनको अपने आप नहीं अंदाजा कि उनकी इन्फ्लेशन और क्या है। इसमें मेरे साथ क्या लेना देना है मुझे इतना नहीं पता, कोरिलेशन है। तो आई एम कांस्टेंट अनिल जी, फर्स्ट वी विल हिट न्यू हाई, देन वी विल सी अ डीपर करेक्शन इफ नीड बी। तो ये है आपके लिए वसीम साहब की तरफ से पूरा का पूरा विश्लेषण इन इकोनॉमी के आंकड़ों का, और इन आंकड़ों को देखकर डरिए घबराइए मत। मौका दे रहा है बाजार आपको निचले स्तरों पर खरीदारी करने का, और उसे आपको छोड़ना और चूकना नहीं है। ये वसीम साहब की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। तो बढ़िया आंकड़े, आइए एक बार वसीम साहब ने राय तो ले ली, स्टॉक्स पर भी राय ले ली जाए। सर बताएं क्या क्या खरीदारी करनी है, वो भी आप बताएं आपकी लिस्ट में। और साथ ही वसीम साहब ने आज सुबह आपको औरोबिंदो फार्मा और पीएनबी खरीदारी करने की राय दी थी, और कल का साउथ इंडियन बैंक तो कमाल ही कर रहा है। साउथ इंडियन बैंक जबरदस्त, कल भी 20% भागा था, आज भी सुबह तो मजबूत देखा था, अभी मूड के साथ नीचे आ गया तो पता नहीं भाई। हाँ, थोड़ा सा नीचे आज मौका दे रहा है, आज मौका दे रहा है। कल अगर किसी ने, बिकॉज वसीम साहब की बात करते करते दो चीज हुई थी, एक तो बड़ी ब्लॉक डील हो गई, करेक्ट, ऊपर से जिस कॉन्फिडेंस से किया था स्टॉक में थोड़ा बहुत, कल ब्लॉक डील बड़ी हुई थी। आज भी ऐसे बाय द वे सुबह ब्लॉक डील हुई है इसमें, बट आज आपको मौका दे रहा है। अगर कल आप एंट्री के लिए मिस कर गए तो आज आपको एंट्री का मौका स्टॉक में। बिल्कुल 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 परफेक्ट है। तो थोड़ी देर में वसीम साहब आपको बेहतरीन पिक्स भी देने को तैयार हैं, लेकिन तब तक आइए एस्कॉर्ट्स, ये है वो शेयर जो बड़ा फोकस में है, और क्यों फोकस में बता रही हैं नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, आज कंपनी का अनाउंसमेंट आया था, इनफैक्ट कल आया था कि जो कंपनी की 2 जेवीज है उसे अब कंपनी के साथ मर्ज करने के लिए बोर्ड से अप्रूवल मिल चुका है। जो दोनों जो जेवी है उसमें कंपनी का 40% की हिस्सेदारी है। स्कॉट्स कुबोटा प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी अगर इसकी बात करें इसके बारे में, तो ये ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में 50,000 ट्रैक्टर्स की कैपेसिटी है इस कंपनी की। और जो दूसरी जेवी है कुबोटा एग्रीकल्चर मशीनरी, जो मार्केटिंग और सेल्स देखती है इंडिया में, ये दोनों जेवी अब एस्कॉर्ट्स में मर्ज होने वाली है। शेयर एक्सचेंज की बात करें तो EKI के जो 129 शेयर्स है उन्हें 5 शेयर्स मिलेंगे, और KI के जो 220 शेयर्स है उसके बदले में 5 शेयर्स कंपनी इशू करेगी। अब कुबोटा कॉर्पोरेशन, जिसके पास जो बैलेंस 60% जेवी का हिस्सा है, उसे भी 1.38 मिलियन शेयर्स इशू होने वाले हैं। इसके चलते जो शेयर होल्डिंग होगी वहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस आते नजर आएंगे। जो नंदा फैमिली है उनके पास फिलहाल करीबन 12% की स्टेक होल्डिंग है, वो 14% हो जाएगी। एस्कॉर्ट्स बेनिफिट के पास फिलहाल 16, जो ट्रस्ट है वो 16% की होल्डिंग है, वो पूरी खत्म होती नजर आएगी जब ये मर्जर कंप्लीट होगा। कुबोटा कॉर्पोरेशन जो फिलहाल 60% हिस्सा है जेवी में, उसके पास करीबन 45% की हिस्सेदारी, वो बढ़कर 54% हो जाएगी, और DIIFI की हिस्सेदारी भी 27 से बढ़कर 32% होती नजर आएगी। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें दोनों के कंबाइंड जेवी के, तो करीबन 1830 करोड़ का रेवेन्यूज आता है, लेकिन फिलहाल इनका 43 करोड़ का लॉस है। अगर एस्कॉर्ट्स के स्टैंडअलोन नंबर पे कंपेयर करें तो 6% का करीबन ये लॉस आता है, और ये जो इशू होंगे उसके बाद हम जो EPS है उसमें 1.5% का डाइल्यूशन आते देखेंगे, और जो 6% का लॉस है उसके चलते करीबन 6% का इक्विटी डाइल्यूशन है। तो टोटल 7% का इसमें इक्विटी डाइल्यूशन होने वाला है। इसी के चलते शायद यह स्टॉक आज अंडर प्रेशर में है, लेकिन ये मर्जर से सिनर्जीज भी साथ में आने वाली है, जैसे कि कॉस्ट में बेनिफिट मिलने वाला है, इन हाउस रिसोर्सेज और जो रीच है वो बढ़ने वाली है। और इसके साथ कंपनी ने एक और कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट किया था, जहां पे जो दूसरी जेवी TEIPL उसमें 49% है, वो पूरा का पूरा हिस्सा कंपनी अब बेचने वाली है। तो इन शॉर्ट कंपनी ने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट किए रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, उसके चलते फिलहाल यही एस्टिमेट है कि 7% का इक्विटी डाइल्यूशन होने वाला है।
ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त एस्कॉर्ट्स पर आती हुई दिख रही, काफ़ी कुछ रिस्ट्रक्चरिंग और ये सब कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है इस वक्त, इस पर करिएगा फोकस। आइए बसिन साहब अब हमारे साथ हैं और एक बार जरा बसिन साहब से ले लिया जाए डिटेल। बसिन साहब बताएं सर, फ्रेश कॉल्स। हाँ जी अनिल जी, तो ये कुछ तो की है, मैं रिपीट करता हूँ कि पीएनबी मेरा फेवरेट स्टॉक है और पीएनबी 80 रुपए जाएगा, ये आप लिख के ले लीजिए। लेकिन अभी आपको 39-50 में रख के रखिए। 37.25 का स्टॉप लॉस है, 43.5 का टारगेट, और ये आपको बहुत जल्दी आएगा। दूसरा, जैसे आपको कहा, जेएसडब्ल्यू स्टील इज द बेस्ट इंटीग्रेटेड प्ले, और अगर डॉलर में टॉपिंग आउट हो जाएगी, जो मुझे लगता है 2 दिन में, जेएसडब्ल्यू विल बी बैक टू 750, स्टॉप लॉस ऑफ 665। एंड थर्ड पिक पिरामल एंटरप्राइजेस, आप सम ऑफ पार्ट्स, the shareholding they have in Shriram City Union, the insurance business, and the जो आप ये सब टिप्पणी दे रहे हैं कि cost of borrowing is going to be low, this biggest beneficiary is Piramal Enterprise। 962 to 965 में लीजिए, stop loss of 945, target of 1035। पीरामल है एक और स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करने की राय। जेएसडब्ल्यू स्टील तो बसिन साहब लगातार 2 दिनों से आपको कह ही रहे, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। इस बीच एक और स्टॉक जो बड़ा तेजी से एक्शन में आता दिख रहा है वो है डेल्टा कॉपर। उस पर आगे बढ़ने से पहले एक बार एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। मतलब मैं हिमांशु, आई थिंक मुदित जी का तो मुदित जी आपका बिगुल था क्या? ये ना, मेरा कोई बिगुल नहीं। अच्छा, तो ये तो बिगुल भी है। आई थिंक वो डेल्टा से आपको लग गया होगा, सुबह डेल्टा की बात कर रहे थे ना हिमांशु जी। ओके, बिल्कुल वो डेल्टा ये जी हाँ, बिल्कुल उनकी भी राय खरीदारी की आती हुई दिख रही है। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। और हिमांशु जी ने ये तो क्या है, आज नहीं तो कल जुड़ जाएंगे। तो डेल्टा के चार्ट्स, वैसे आई थिंक अगर हिमांशु जी देख रहे हैं वो आपको फोन करके बोल देंगे, उनको 2 आइडिया कॉल्स का तो आ जाती है उनसे कॉल। तो किसको सामूहिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी जाए डेल्टा के चार्ट्स की? आजकल मैं वॉलंटियर कर देता हूँ। और मुदित जी, मुदित जी बताएं, वैसे भी आपको ही करना चाहिए था कायदे से। तो अनिल जी, चार्ट बहुत बढ़िया है, और एक चीज और कहेंगे कि आज नितिन जी ने आई थिंक मीडियम टर्म के लिए डेल्टा कॉप को रिकमेंड किया था, और वहां से बढ़िया बाउंस बैक भी देखने को मिला है। देखिए, जिस तरह के चार्ट्स अभी डेल्टा कॉप में बने हैं, ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है वीकली चार्ट्स पर, और तेजी लगातार एक्सटेंड हो रही है। यहाँ से भी और तेजी देखने को मिलेगी। 260-270 तक के अपसाइड में डेल्टा कॉप दिखाएगा। 3 से 4 महीने के नजरिए से अगर कोई बाय करना चाहता है, यहाँ पे बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। कोई डिप भी आता है, डिप में भी बाय करके चलेंगे। 270 तक के टारगेट्स नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 205 का प्लस, और 270 तक के टारगेट आपके लिए आते दिखेंगे। और देखो, मैसेज भेज दिया हिमांशु जी के मेरा टारगेट हासिल हो गया, लेकिन अभी बेचे ना। ऊपर से आशु जी का मैसेज, आशु जी को शांति तो है नहीं जिंदगी में। हाँ, मतलब यहाँ से बैंकॉक भेजते फिर भी शांति नहीं है, वहाँ से भी मैसेज कर रहे हैं आशु जी। बोले ओनली स्टॉक प्लस इन टूडेज मार्केट इज डेल्टा, वो शेयर्ड यस्टरडे। बिल्कुल ठीक बात है। तो आशु जी ने भी कहा कि डेल्टा है, तो ये मजबूती के साथ है। और आज एक रिकॉर्ड और बड़ा बना है दीप। हमने 255 पे शो शुरू किया था, 355 से ज़्यादा हो चुका है। आप में से कोई एक्सपर्ट बता सकता है क्या रिकॉर्ड बना है आज? बताइए, सबको बताइए, तब तो कोई बोलेगा। कोई बता सकता है? किरण जी ने हाथ खड़ा किया, और किसी का पहले हाथ खड़ा करो। मोदी जी ने हाथ खड़ा किया है, कुणाल जी ने जी। किरण जी तो कुछ ज़्यादा ही हंस रहे हैं, मैं आपके पास बाद में आऊँगा। मोदी जी पहले आप बताओ। सर 1 घंटा हो गया और सिमी जी ने एक भी कॉल नहीं दिया। अच्छा, ओके, अभी आपको बताते हैं, रुको। किरण जी। बिल्कुल अनिल जी, आज मिनिमम नंबर ऑफ कॉल्स आ गए। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ कॉल्स। 1 घंटे से सिमी जी ने कॉल नहीं दिया। जी कुणाल जी बोलिए। अनिल जी, आज ऐसा लग रहा है अनिल जी, जैसे पहले जमाने में अनिल जी काम रोको और ये हड़ताल का अनिल जी वो रहता था अनिल जी, आज ऐसा लग रहा है सब हड़ताल पर है अनिल जी। हड़ताल पे है, ये तो आपके मन में है हड़ताल। हाँ। कल आपने वो दिखा दिया ना आशु जी की रैली। हाँ, तो सबसे नजदीक
इस जवाब देने के मामले में मुदी जी पहुंचे। मुदी जी हैं। मुदी जी ने बोला कि सिमी जी ने 1 घंटे में कॉल दिया। सिमी जी, मुदी जी बात तो सही आपकी, लेकिन आपने थोड़े से शब्दों में हेर फेर कर दिया कि सिमी जी ने पिछले 1 घंटे में एक भी कॉल नहीं दिया। ऐसा नहीं है, सिमी जी पिछले 1 घंटे से बोली नहीं है। चुप रही हैं। ये कमाल कैसे हुआ, सिमी जी बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने नोटिस भी किया कि मैंने कुछ कॉल भी नहीं दिया। पहले तो मैं 1:30 बजे, मैं तो 3.5 घंटे तक इंतजार कर रहा था, फिर मेरे से रहा नहीं गया। मैं तो सोचा था 3:30 बजे बोलूंगा। मैं बताती हूँ मेरा बैड लक, मैं बताती हूँ जी। एक तो सुबह मैंने एक ही स्टॉक देखा था जो मैंने BTST कॉल में मैंने सोचा था कि शायद दर्शकों को देना है स्टॉक। बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट में था, देखा था BDL, और आज का दिन का स्टार परफॉर्मर BDL ही है। तो ये सुबह का मिस था मेरा। तो सुबह मेरा आज 9:25 में BTST फोनो था, मुझे मौका नहीं मिला। और अभी एक स्टॉक मेरा रडार पर है, आपने मौका मुझे नहीं दिया। पूछ लिया सभी को कि अगर किसी के पास कोई व्यू है तो मुदीत को आपने पूछ लिया। डेल्टा कॉर्प था मेरा सेकंड कॉल जो इस टाइम पर था। मैंने हाथ भी हिलाया था पर शायद मेरा हाथ कैमरा में नहीं आया, इसलिए मैंने मौका गंवा दिया है। पर जो भी है, मुदीत ने व्यू पॉजिटिव ही दे दिया है तो कोई बात नहीं है। डेल्टा कॉर्प में एक्चुअली ऐसा ब्रेकआउट आया है, कल ही आया था ब्रेकआउट, और आज सुबह से ये स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में है, तो ये मेरा रडार पर आ ही रहा था। और अभी मुझे लगता है कि इसमें जो मार्केट जब रिकवर किया है और इस रिकवरी में जो वापस ये बाउंस बैक किया है, ये एकदम देखने लायक है। ऐसा बाउंस बैक और क्लोजिंग अगर आज ये थोड़ा सा 230 के ऊपर कर जाए तो नेक्स्ट वीक का टारगेट 250-255 का होना चाहिए। तो 230 के आसपास था। लोअर लेवल से काफी बड़ा रिकवरी इसने दिखाया। ये मेरा रडार पर था पर मैंने मौका मेरे से मिस हो गया, बस और कुछ पता नहीं है। 2 ही स्टॉक मेरा रडार पे था और दोनों में चर्चा हो चुका है। यह है डेल्टा कॉप पर पूरा का पूरा एक्शन, और नहीं डेल्टा कॉप पे नहीं, सिमी जी पर पूरा का पूरा एक्शन जो सिमी जी के चुप रहे। आइए डेल्टा कॉप इसी पर हम बातचीत भी कर रहे हैं। स्टॉक काफी मजबूती के साथ बढ़ रहा है, 237 का हाई बनाकर 227। ऐसा लग रहा है जिस तरह का मुंह आया थी, कोई खबर का इंतजार हो, ऐसा लग रहा है उस तरह का मामला होता हुआ दिख रहा है डेल्टा कॉप में, कि जैसे खबर के पहले एक बड़ा स्पाइक आता है ना, उस तरह की चीज होती हुई दिख रही है। ओके, एनीवे चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बार जरा राय ले ली जाए मेटल स्टॉक्स पे भी। वेदांता 7% नीचे 292। शरद जी, वेदांता लेना है, देना है, या नोटा का इस्तेमाल करेंगे? और इसके अलावा अगर किसी और मेटल स्टॉक पर आपका कोई व्यू है तो वो भी बताएं। जी, न्यूज की वजह से जो मूवमेंट आई थी वो बाजार थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ है, बट मेरे हिसाब से यूफोरिया भी थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। अगर उस न्यूज को मैं साइड करके भी देखूं तो हमारा कंफर्ट ज्यादा टाटा स्टील या सेल में है, जहां हमें लगता है यहाँ से करीब 25 से 30% की अपसाइड है उन दोनों स्टॉक्स में, अगर 9 साढ़े 9 टाइम भी फॉरवर्ड अर्निंग पे ट्रेड करते तो। और फॉरवर्ड और करंट अर्निंग में ज्यादा फर्क है नहीं, लगभग 2-3 साल ज्यादातर मेटल स्टॉक्स में उम्मीद यही है कि नंबर्स लगभग फ्लैट रहेंगे। बट वैल्यूएशन में थोड़ा पेसिमिज्म ज्यादा है, तो हमें लगता है 8-9 का मल्टीपल आसानी से इन स्टॉक्स को मिलना चाहिए। तो वो दोनों स्टॉक्स में करीब 25 से 30% का अपसाइड है। वेदांता में रिसेंटली 10-15% अपसाइड आ गई है, तो मेरे हिसाब से ये 7% फॉल के बाद लगभग 10-12% की अपसाइड वेदांता में अभी भी हमारे हिसाब से बचती है। बट प्रेफरेंस के हिसाब से मुझे लगता है टाटा स्टील, सेल, हिंडाल्को, नाल्को, ये चारों हम प्रेफर करेंगे। मेटल्स में आपके लिए कुछ प्रेफरेंसेस? टाटा स्टील एक्चुअली संभलते हुए दिख रहा है, उतना खराब नहीं है, बट हाँ बाकी मेटल्स में आपको इस समय थोड़ी ज़्यादा गिरावट दिख रही है। टाटा कंज्यूमर में आज बड़ा सेल ऑफ आया है। कुणाल जी जरा टाटा कंज्यूमर का चार्ट देखें, अभी 800 के नीचे आया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर? देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है और जैसे हम सवेरे भी चर्चा कर रहे थे दीपांशु की, एक हर्डल है 850 रुपए के आसपास, तो 850 का लेवल इस स्टॉक ने कल भी पार नहीं किया। आज हम देख रहे हैं कि वापस से गिरावट आते हुए नजर आ रही है। बड़ा सपोर्ट मुझे चार्ट पर 765-770 के आसपास नजर आता है। तो जैसा मैंने सवेरे कहा था, मुझे कोई बहुत बड़ा डाउनसाइड नजर नहीं आता। मेरी राय में नीचे के लेवल्स पर खरीदारी करके चलना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 770-765 के लेवल्स तक फिसल जाता है कल परसों में, तो इसको डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। टाटा कंज्यूमर पर आपको रखनी है नज़र, 800 के नीचे है, देखते हैं ये संभलता है कि नहीं। एक और काउंटर लॉयड मेटल, एक बार फिर से मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था हमारी तरफ से। डीलिस्टिंग का ऑफर नहीं आया है कंपनी की तरफ से, सिर्फ ओपन ऑफर है जो खुला है आज से
29 तारीख तक ये ओपन ऑफर खुला रहेगा। 137 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये ओपन ऑफर किया जा रहा है लॉयड मेटल। ये क्लैरिफिकेशन हमारी तरफ से, थोड़ा कन्फ्यूजन बीच में हो गया था डी लिस्टिंग को लेकर। डी लिस्ट नहीं हो रही है कंपनी, सिर्फ ओपन ऑफर आया है कंपनी का। 29 तारीख तक ये खुला रहेगा, आज से खुला है, 137 का भाव है। तो ये एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन हमारी तरफ से लॉयड मेटल्स पर आ रहा है, इस पर आप रखिएगा नज़र। आइए फिर और जहाँ पर रखनी है नज़र ये भी एक बार देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक ने आज अच्छी तरह बाजार में होल्ड आउट करा है। आई थिंक आज सुबह एक बार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी आता है। आई थिंक सचिन जी के बाय कॉल भी थी यहाँ पर। होल्ड आउट भी कर रहा है ये काउंटर। एक बार जरा पूछ लेते हैं कि क्या करना है अब इंडसइंड बैंक पर। किरण जी जरा देखें, 3 ही स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार के निफ्टी के जिन्होंने होल्ड आउट करा है, इंडसइंड बैंक उनमें से एक है। स्ट्रेंथ दिख रही है या फिर अब बाजार की गिरावट के साथ यहाँ पर भी इंपैक्ट आ सकता है सर? इंडसइंड बैंक मुझे लगता है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस बहुत स्ट्रांग है, तो मेरा मानना है इधर बेच के चलना नहीं चाहिए, बल्कि जो 1200 के जब तक ऊपर है तब तक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो आपका स्टॉप लॉस 1195 के आसपास होगा, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, और 1200 के आसपास आपको एक बार और फिर से बाय करने की चेष्टा करनी चाहिए। अगर ये बाज का हाई जो 1250 है वो निकल जाता है तो बहुत अच्छी मूव आएगी, क्योंकि जिस तरीके का पॉजिटिव डाइवर्जेंस है मुझे लगता है कि और बढ़त देखने को मिलेगी। तो 1250 के ऊपर और बाय करने की सलाह होगी, और आपका स्टॉप लॉस 1195 का रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक 1195 के स्टॉप लॉस के साथ, इस पर रखिए नज़र। ये काउंटर आपके रेडार पर रहना चाहिए। मूवमेंट भी आपको दिखा रहा है इस समय। आइए एक फोकस और है, एक और काउंटर पर लॉजिस्टिक्स की हमारी बात चली रही थी। VRL लॉजिस्टिक्स एक दो बार रेकमेंड भी हुआ है रिसेंटली हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, और आज कुछ खबरों के दम पर भी ये फोकस में आ रहा है। एक बार जान लेते हैं क्या चल रहा है VRL लॉजिस्टिक्स में। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए। दीपांशु, आज सुबह जो है खबर आती हुई दिखी कि अपना जो बस डिवीजन का कारोबार है अपनी प्रमोटर ग्रुप की कंपनी को बेचने जा रहे हैं। करीब 230 करोड़ में इसे बेचा जाएगा, और आफ्टर टैक्स जो है इनके पास, कंपनी के पास करीब 190 करोड़ मिलने का जो है अनुमान किया जा रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो कारोबार बेचने की मेन वजह यह है कि इस सेगमेंट में कंपनी इतना मुनाफा नहीं करी थी। जो पर पैसेंजर रेवेन्यू है इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, और जो खर्च है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और जो फ्लीट की अधिकतर आप एज भी देखें, जो इनके पास बसें थी ज़्यादातर 9 साल से ज़्यादा पुरानी थी, तो इन्हें भी रिप्लेस जल्दी से करना था, तो आगे जाके बड़ा केपेक्स भी करना पड़ता था। तो प्रमोटर ने सोचा, कंपनी ने फैसला लिया कि प्रमोटर ग्रुप को इस बस कारोबार को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और एनालिस्ट भी देखें तो इसे थम्स अप ही दे रहे हैं, क्योंकि अब कंपनी अच्छी तरीके से हाई ग्रोथ कारोबार जो है इनका ट्रांसपोर्ट का, इसके ऊपर फोकस कर पाएगी, और वहाँ से माना जा रहा है कि अब मार्जिन्स में आपको बढ़िया सुधार भी देखने को मिल सकता है। और ये जो 190 करोड़ मिलेंगे इससे कंपनी अपनी अन्य विस्तार योजनाओं में भी इस्तेमाल कर पाएगी। जो नई ट्रकें इन्हें खरीदनी है इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल देखें तो करीब 277 ट्रक इनके पास ऑलरेडी है फ्लीट में, तो यहाँ पर ये जो 190 करोड़ आएंगे इससे और कैपेसिटी एडिशन होगी, और जो बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था इसकी बिकवाली करके अपने मार्जिन्स को भी ये थोड़ा सा इंप्रूव कर पाएंगे। रेडार पर है VRL लॉजिस्टिक्स। देखते हैं एक्चुअली पूरे लॉजिस्टिक्स स्पेस में ये एक्शन है, और कल ऑफ कोर्स पॉलिसी भी आने वाली है, बट VRL ये काउंटर है जो आपके रेडार पर रहने चाहिए। पिछले कुछ इश्यूज ज़रूर हुए थे कंपनी में, बट अब लग रहा है वापस रेडार पर। और मुदित जी की रीसेंट रिकमेंडेशन, इनफैक्ट 2 दिन पहले ही रिकमेंडेशन थी, और इस बाजार में भी मुदित जी आपके रिकमेंडेड प्राइस से तो 20-30 रुपये ऊपर ही है VRL लॉजिस्टिक्स। कोई राय दें सर इस चार्ट पर, इन लेवल्स पे? बिल्कुल दीप, ये कल के परसों के सेशन में ये हमारा कल के सेशन में ये हमारा 10 की कमाई का स्टॉक था, और 670 के टारगेट्स हो जाए थे, और आज 669 का हाई लगता हुआ नजर आया है। देखिए जो चार्ट्स बने हुए हैं, चार्ट्स पे अभी भी इस काउंटर में तेजी बननी चाहिए, और हमने कल एक ही चीज कही थी, खोने के लिए स्टॉक में कुछ है नहीं है, क्योंकि स्टॉक में जो करेक्शन था उस करेक्शन का ब्रेकआउट हुआ, और काफी स्टॉक में हाई से जो करेक्शन देखने को मिला वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कल के सेशन में हुआ था वॉल्यूम के साथ, और जो सपोर्ट देखने को मिला वो मूविंग एवरेज जिससे इस काउंटर ने सपोर्ट लिया था। तो अभी स्टॉक में और तेजी बन सकती है। 600 अभी भी आज के सेशन में कुछ करेक्शन आई है, लेकिन पहला टारगेट यहाँ से 670 का ही होगा। 670 निकालता है, उसके बाद 720 तक के अपसाइड में VRL लॉजिस्टिक में नजर आते हैं। यहाँ पर भी खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 620 का। आपके लिए VRL लॉजिस्टिक्स, ये स्टॉक भी एक्शन में भरपूर आपके नज़र आता हुआ दिखेगा। आइए बाजार फिर से ऊपरी स्तरों पर 17,600 के पास पहुंचने के बाद दिन के लो पॉइंट पर 17,500 की तरफ आ रहे हैं। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा बेहतर है, 17,800 के आसपास है, तो 17,500 का लो बनाने के बाद बैंक निफ्टी में हाल उतने बुरे नहीं निकले। निफ्टी में अभी भी मामला गड़बड़ ही आपको नज़र आएगा।
बैन से बेनिफिट तैयार है आशीष बताने के लिए बैन में आने जाने वाले, आते जाते रहने वाले शेयरों के बारे में। जी आशीष जी, किसी को बाहर निकालेंगे आप? सर बाहर तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, इसकी 83% ऑफ स्टॉक है जिद्दी, तो जल्दी बाहर नहीं आता है। लेकिन सर एंट्री करने के लिए 3 स्टॉक पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। सबसे पहले आप देखिए डेल्टा कॉप, यहाँ पर जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है अभी 95% के आंकड़े को जस्ट अभी मैंने रिफ्रेश किया तो क्रॉस कर गई है, 95.1% है। खबरों में भी थोड़ा सा आ रहा है तो यहाँ पर फोकस रखना होगा। और पीवीआर यहाँ पर देखिए 99% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बन रही है एंट्री करने के लिए। और एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है इंडिया सीमेंट्स, यहाँ पर भी देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट में तेज उछाल देखने को मिला है, 110% हो गई है, तो इसका तो पक्का ही हो गया। तो इंडिया सीमेंट्स, पीवीआर और डेल्टा कॉप स्लाइट प्रोबेबिलिटी है। बाकी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 83% पर है और आरबीएल बैंक 91% पर। हो सकता है कि दोनों बैन में बने रहे। ओके, तो डेल्टा एक दिन के बाहर आने के बाद वापस बैन में आने की तैयारी अभी 95 पे है, 95.1 है, हो सकता है कि धीरे धीरे बढ़ जाए। कितना टाइम बचा? 20 मिनट है। 20 मिनट। पोजीशन कमी होगी, बढ़ेगी नहीं। इस तरह के मार्केट में बढ़ती नहीं है पोजीशन, कमी होती है। हाँ, तो आई थिंक मुश्किल है। देख लेट्स सी। वैसे वायदा कारोबार का टॉप गेनर है सीमेंट, डेल्टा कॉप 2.5% ऊपर दिख रहा है। खबर के आने के पहले टाइप का जो मुंह होता है ना, वो दिख उस तरह का मुंह दिख रहा है, जैसे कोई बढ़िया अच्छी खबर इसके लिए आने की तैयारी में। लेट्स सी। ठीक है, तो ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट। पावर ग्रिड, एक बार इस पर भी डालिए नजर। 22.5 लाख शेयर्स के आपको सौदे होते हुए दिख रहे हैं। पावर स्पेस से जुड़ा काउंटर रिसेंटली खबरों में भी रहा है और हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहा है। इनफैक्ट सुमित जी की बाय कॉल भी थी 2 दिन पहले, वहां से फिर ऊपर ही है सुमित जी। एक बार पावर ग्रिड पर नजर डालें। इनफैक्ट जो टारगेट थे 232 और 235, यहाँ पर दोनों अचीव भी हो गए हैं और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आज के बाजार में भी होल्ड आउट कर रहा है। इनफैक्ट अब एक्शन में आ रहा है पावर ग्रिड। सुमित जी, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा, जो टारगेट दिए थे वो टारगेट अचीव है और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर ये 238 का लेवल तोड़ देता है 238, तो उसके बाद पावर ग्रिड में मोमेंटम और बढ़ेगा और फिर और ऊपर के लेवल अगले हफ्ते में पावर ग्रिड में देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने ले रखा है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। स्टॉक का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे में बनेगा 230 रुपए का बनेगा और ऊपर में 238 का लेवल टूटने के बाद 240 से 245 रुपए तक के लेवल नेक्स्ट वीक में पावर ग्रिड में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और पोजीशंस होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें, पोजीशन होल्ड करें। पावर ग्रिड आपके लिए अच्छे मोमेंटम में ये आ रहा है। काउंटर वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट देखिए, इस पर एक बड़ा वाला स्पाइक आ रहा है, 7% ऊपर वेस्ट लाइफ दिख रहा है। मुदित जी, वेस्ट लाइफ में क्या हुआ है सर? अभी अभी एक बड़ा स्पाइक दिखा है सर। जी बिल्कुल, जो प्रीवियस स्विंग हाई थे वो सारे निकल गए हैं और स्टॉक में बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है। हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी का मौका है। बीटीएससी करके जाने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर बीटीएससी कीजिए। लास्ट 15-20 मिनट्स में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं और लग रहा है कि मंडे के सेशन में एक बढ़िया ओपनिंग इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। तो बीटीएससी करके जा सकते हैं। 704 स्पॉट के लेवल है, यहाँ पर बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। हमें लगता है 740 तक के अपसाइड में ये काउंटर दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 685 का। तो ये है आपके लिए वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। 700 का लेवल अभी अभी क्रॉस करा है और जबरदस्त मूव इस काउंटर पर आपको आती हुई दिख रही है। आई किरण जी के लिए एक बिगुल, किरण का कमाल है। बताएं सर। दीप, आईटी स्टॉक्स में कोई राहत देखने को नहीं मिल रही है और जिस तरीके से 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स HCL टेक ने तोड़े, पहले तो अगस्त के पैनिक लोज तोड़ दिए और दूसरा 900 का एक ऑप्शन सपोर्ट था 9 लाख का, वो भी तोड़ दिया। मेरा मानना है कि HCL टेक में इधर से काफी अच्छी गिरावट देखने को मिल जानी चाहिए। 875 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशंस लेने की सलाह है। 906 रुपए 50 पैसे फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट पोजीशंस लेने की सलाह है। के तो HCL टेक पर आपके लिए बिकवाली की राय आ रही है इस समय। ये काउंटर भी है। आईटी स्पेस लगातार तीसरे दिन कमजोर है। इन्फोसिस देख लीजिए, TCS, विप्रो, HCL टेक, कोई भी काउंटर आप पिकअप करिए आईटी का, आपको गिरावट के साथ ही ट्रेड करते दिखेगा। बहुत कम स्टॉक्स हैं जो आपको इस समय राहत वाली मूव दिखा रहे हैं इस स्पेस से। पर भारत डायनामिक्स, इसने आज एक नया हाई टच किया है। सिमी जी अभी इसके बारे में बात भी कर रही थी। सिमी जी, ट्रेड के लिए तो खैर रेडार से निकल गया, बट अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे भारत डायनामिक्स के लिए, ये तो बताइए।
दीपांशु ट्रेड के लिए निकल गए हैं ये लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा रैली आज ही के आज देखने को मिला है। पर ये मेरा रडार में इसलिए आया था क्योंकि डिफेंस सेक्टर में जो भी स्टॉक है सारे चल चुका है। सिर्फ भारत डायनेमिक्स एक ऐसा स्टॉक था जिसमें आउट परफॉर्मेंस नहीं था, मतलब ये अंडर परफॉर्मर था। 2 दिन पहले फोकस में आया था और मैंने सजेशन भी दिया था क्लाइंट्स को डिलीवरी में उठाने के लिए। ब्रेकआउट तो आज ही आया है 900 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि इतना भी हाथ से निकल गया है ऐसा सोचना नहीं है। सारे चीज़ ऐसा नहीं होता है कि आज ही लेना है और कल ही बेचना है, और इंट्राडे में लेना है इंट्राडे में ही बेचना है, ऐसा सारी चीज़ नहीं है। बीडीएल में जितना बड़ा ब्रेकआउट आज आया है ना, ये 914 के आसपास अभी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कोई हिम्मत करके उठाता है और 890 880 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके 1 महीना रखता है, 1000 1050 1100 कुछ भी टारगेट दे सकता है। रिसेंटली जितना बड़ा रैली HAL BEL ये सारे स्टॉक्स ने दिखाया था, ऐसा आउट परफॉर्मेंस इसमें नहीं था। और ये मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ऐसा जगह पे है कि ये ब्रेकआउट देने वाला है। ब्रेकआउट आज सुबह ही आया है और बहुत नीचे आया था 900 के ऊपर। एक फ्रेश ब्रेकआउट 868 869 के ऊपर ही पहले नजर में आया था। मौका तो मतलब गवा दिए हैं व्यूअर्स को तो मिला ही नहीं है कि वहां पे ब्रेकआउट आ रहा है, पर इतना बड़ा रैली के बाद सारे सबका नजर में आना है। और ये स्टॉक 1050 1100 से पहले रुकने वाला नहीं है, तो यहाँ से 1 महीने का नजरिया लगा के बीडीएल में अभी भी अगर होता है तो खरीदिए और स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 890 880 का स्टॉप लॉस लगा के ये स्टॉक रखिए। ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। जैसा रिटर्न रिसेंटली HAL BEL में दिखा है वैसा ही रिटर्न, क्या उससे भी ज्यादा अच्छा रिटर्न इसमें भी दिख सकता है। तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, रखिए पोर्टफोलियो। बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, इसे रखिए आप। ये है राय आपके लिए सिमी जी की तरफ से भारत डायनामिक पर आती हुई दिख रही। आइए, तैयार है हमारे साथ कुशल गुप्ता भी, और कुशल से जान लेते हैं उनकी रिसर्च, और वो की है। वैसे तो ऑटो सेक्टर ट्रैक करते हैं, लेकिन करते करते बोर हो गए हैं नई गाड़ियों पर, तो इस बार उनकी रिसर्च पुरानी गाड़ियों पर, सेकंड हैंड वाली में। हाँ कुशल, सेकंड हैंड गाड़ी पर रिसर्च की है? हाँ सर, नई गाड़ियों पे तो हमेशा ही करते हैं, तो सोचा अपनी चॉइस से या किसी ने मजबूरी में करवाई कि काम तुम्हारा ठीक नहीं, जाओ सेकंड हैंड गाड़ी पर करके आओ? सर शक्ल देख के तो ऐसे ही लग रहा है। मार्केट का मूड माहौल देखकर नई गाड़ियों पर करना ठीक भी नहीं है। बताइए, सेकंड हैंड गाड़ियों पर क्या क्या रिसर्च किया आपने? सर सेकंड हैंड गाड़ियों में पर्टिकुलरली जो सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़, वहाँ पर अभी सबसे बड़ा मार्केट हो रखा है सेकंड हैंड गाड़ियों के वॉल्यूम का। अब वो आगे चलकर अगले 5 सालों में एक्सपेक्टेड यही है कि जो भी सेकंड हैंड गाड़ियों के मार्केट की वॉल्यूम होगी कुल, उसमें 75% हिस्सा आपको नॉन मेट्रो शहरों से आता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली इसकी और 3-4 बड़ी वजह हैं। सबसे पहले तो यही कि जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इसके लिए यूज्ड कार के लिए बनते हुए नजर आए हैं, आपने देखा होगा स्पिनी का ऐप, कार ट्रेड वगैरह, जितने भी कार्स 24, इन सब के प्रेवलेंस की वजह से और इंटरनेट पेनिट्रेशन भारत में जिस तरह से होता हुआ नजर आया है, उसके बाद यहाँ पर यूज्ड कार की बिक्री छोटे शहरों में और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और डेफिनेटली इसके अर्ली इंडिकेशंस अब हमें मिलने शुरू हो गए हैं। तो मेट्रो में जिस तरह की सेकेंड हैंड कार्स की अभी सेल्स हो रही है, जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है अगली 5 सालों में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। और ख़ासकर अगर आप यूज्ड कार सेगमेंट में जिस तरह का अभी मूड माहौल बना हुआ है और जिस तरह की सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हुई थी, आगे चलकर अगर ये इंस्टेंस फिर से होता है तो यूज्ड कार सेगमेंट के लिए अदरवाइज ऑल्सो वॉल्यूम के लिहाज से और ज़्यादा बेटरमेंट आपको होती हुई दिख सकती है। और यही वजह है कि जो ये ओवरऑल मार्केट का पाई है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नॉन मेट्रो से डिमांड काफ़ी स्ट्रांग आने वाली है। नॉन मेट्रो से आप कह रहे हैं डिमांड ज़्यादा अच्छी है? करेक्ट, आ सकती है और यही एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ओके, तो नज़र रखिए इस स्पेस पर भी। सेकेंड हैंड कार सेल्स इंक्रीज हो रही हैं। OEMs तो वैसे कह ही रहे हैं कि रिकॉर्ड बिक्री होगी। आई थिंक मारुति ने रिसेंटली कहा भी था कि इस साल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल्स रिकॉर्ड रहेंगी, बट साथ ही सेकेंड हैंड मार्केट भी काफ़ी एक्टिव है। शरद जी, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? ऑफ कोर्स OEMs के लिए उतना फ़ायदा नहीं है, बट ऑटो एंसिलरी कंपनीज को भी फ़ायदा होगा अगर सेकेंड हैंड मार्केट इतनी एक्टिव है, वहाँ से भी अच्छी रिप्लेसमेंट डिमांड आएगी। जी, अच्छी रिप्लेसमेंट डिमांड वहाँ से भी आनी चाहिए और कार ट्रेड जैसी स्टोरीज को लगातार फायदा होते रहना चाहिए। कार ट्रेड को फर्स्ट हैंड बिक्री से भी फायदा होता है, काफ़ी बड़ा हिस्सा उनका वहाँ से भी आता है, तो वो भी फायदा होना चाहिए।
और जैसे जैसे आप इंडस्ट्री या एमएसएमई लेवल को सेकंड टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में और इम्प्रूव होता देख रहे हैं और अर्बनाइजेशन का ट्रेंड जैसे जैसे बढ़ता है, तो डिमांड मेरे हिसाब से अक्रॉस सेगमेंट्स ही लॉन्ग टर्म में बढ़नी चाहिए। तो काफ़ी पॉजिटिव है इन सब कंपनीज के लिए, कार ट्रेड वगैरह के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से जो नंबर्स में एक्सपेक्टेशन थी कि पहले 30 रुपये के आसपास की FY24 की EPS की हम उम्मीद कर रहे थे, वो रिड्यूस करके लगभग 20 रुपये पे ला दी गई है। तो जैसे जैसे ये सेंटिमेंट इंप्रूव होगा, मुझे लगता है काफ़ी स्कोप रह जाता है कि अगर आप 25-30 रुपये की FY24 की अर्निंग बोल रहे हैं, तो स्टॉक आपको लगभग अभी 27-28 के मल्टीपल पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये सब स्पेस में री रेटिंग की काफ़ी गुंजाइश रह जाती है। तो री रेटिंग की गुंजाइश डेफिनेटली आपके लिए है। कार ट्रेड पर रखिए नज़र, ऑटो एंसेलरीज पर भी रखिए नज़र। स्क्रीन पर है आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, BSE के एक इवेंट में वो बात कर रही हैं। विमेन डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव ये इवेंट है जहां पर आपके लिए लाइव विजुअल्स आ रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए। एज एंड व्हेन वो बात करेंगी हम उन पर जाएंगे भी, बट ये भी एक इम्पोर्टेंट है, नजर रखिएगा इस पर। आइए, आखिरी 10 मिनट बाकी हैं फिर ट्रेड के। एक बार अनिल जी से उनकी फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं और जान लेते हैं क्या करके जाना है वीकेंड से पहले। आइए स्ट्रैटेजी कभी बढ़े। अनिल जी, ग्लोबल संकेत तो खराब ही हैं। 250 अंक नीचे डाउ था स्ट्रैटेजी की जब 2:30 बजे की ली थी, अभी भी है। नैस्डैक फ्यूचर्स और गिर चुका है, 1.25% नीचे सर। इस हफ्ते की अगर आप बात करेंगे तो करीब 6% की गिरावट आपको नैस्डैक दिखा चुका है। आज का ट्रेडिंग सेशन बाकी है अभी भी। यूरोप के बाजारों में 1.5% 2% तक की गिरावट है। कच्चा तेल अब रिबाउंड कर रहा है, करीब $1 ऊपर आ गया है लास्ट टाइम के चेक से, और रुपया 5 पैसे कमजोर है। क्या करके जाना है सर? नया तो कुछ करना बनता नहीं दीप्ति वैसे, क्योंकि 540 के आसपास 500 के ऊपर ही बंद हो रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली उस लेवल पे बंद हो रहा है जहां पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। सो वैसे आप मुझे पूछेंगे डाउ फ्यूचर्स को हटा के देखो तो मुझे लगता है कि ये लेवल शॉर्ट काटने का, हल्की फुल्की खरीदारी करने का है। वीकेंड सेशन है, ग्लोबल हाल बुरा है, सोमवार को सुबह देख लेंगे, वही वाली बात है। बैंक निफ्टी उतना बुरा बंद नहीं हो रहा है, 800 के आसपास बंद हो रहा है, तो बैंक निफ्टी में उतनी खराबी नहीं है। निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर बंद हो रहा है। सो आई थिंक फ्रेश पोजीशन बनाने के बजाय ये है कि हम सोमवार को लें। आपकी कोई भी पोजीशन है हेज जरूर रखें। सपोज आप निफ्टी पर लॉन्ग है तो आपके पास 17,400 का पुट होना चाहिए, और शॉर्ट है तो 17,700 का कॉल। बैंक निफ्टी पर अगर आप लॉन्ग है तो 40,500 का पुट होना चाहिए, और शॉर्ट है तो 41,000 का कॉल। ये अपनी हेजिंग के साथ चलें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, हेजिंग के साथ चलें, ये बेटर रहेगा। फ्रेश पोजीशन के लिए अभी थोड़ा आप संभले रहें, ये आपके लिए राय आ रही है। इस बीच कुछ कॉल्स हैं जिस पर अपडेट ले लेना चाहिए, और उनमें से एक है करूर वैश्य बैंक। 8% का स्पाइक इस काउंटर पर आते हुए दिख रहा है। जबरदस्त तेजी में है करूर वैश्य बैंक। सुमित जी हाँ, खरीदना है जरूर, खरीदना है जरूर। नाम है जिसका करूर। सुमित जी, ये वाली लाइन कैसी है? सुमित अनिल जी जी अनिल जी देखिए, एक वीक हुआ अनिल जी, एक लाइन इसमें मैं और ऐड करता हूँ कि हमने कहा था लेना है करूर, लेना है जरूर होगा। हाँ जी, लेना है जरूर, बैंक का नाम है करूर जी, लेना है जरूर, बैंक का नाम है करूर। और मुझे पूरा पक्का उम्मीद है, हाँ। जिसने भी जी बिजनेस देखा होगा और हमको सुना होगा जी, उसको प्रॉफिट हुआ होगा बम्पर, मतलब बम्पर प्रॉफिट हुआ होगा 30%। भरपूर उसको प्रॉफिट हुआ होगा भरपूर। किरण जी बोल नहीं रहे, लेकिन किरण जी बार बार यही कह रहे मन में, जम नहीं रहा जम नहीं रहा जम नहीं रहा। किरण जी यही कह रहे थे। आपको सुनने के बजाय किरण जी को देख रहा। अच्छा भाई दर, कितने जने आज पैनल पे? 1 2 3 4 5 6 7 जने हैं। उसमें से ना शरद जी को तो छोड़ देते, शरद जी तो का तो मतलब ऐसा कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। बाकी आप 6 महानुभावों ने मिलकर एक रिकॉर्ड बनाया, क्या आपको पता है? नहीं पता। हमारे दर्शकों में से किसी को पता है? ये 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर एक रिकॉर्ड बनाया। अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। बिल्कुल, थोड़ी देर तक इंतजार कीजिए। तब तक आइए करूर वैश्य बैंक चार्ट्स बताइए सुमित जी। अनिल जी देखिए, चार्ट्स अभी भी मजबूत है। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक में जो मैंने कहा था थोड़े दिन पहले कि ये 100 रुपए तक 3 डिजिट में देखने को मिलना चाहिए। आज का हाई 101 रुपए का लगा है,
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, पोजीशंस होल्ड करें। मार्केट्स में 2-3 दिन में जो गिरावट आई है उसके अंदर भी ये बढ़ रहा है, तो जैसे ही मार्केट रिकवरी में आएंगे और तेजी चालू करेंगे तो इसके अंदर और तेजी देखने को मिलेगी। और अब ये जब 100 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 120 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में करूर में देखने को मिलेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, गिरावट में खरीदारी करें, 100 के ऊपर सस्टेन करने पे 120 से 125 के टारगेट करूर में जरूर देखने को मिलेंगे। तो करूर पर रखिए नजर, बढ़िया एक्शन इस पर आपको बनते हुए दिख रहा है। इन्फोसिस, इस पर रखिए नजर। वागले साहब की सेल कॉल थी, कल क्लोजिंग में भी दी थी, आज सुबह भी इसके बारे में बात कर रहे थे। 1370 के टारगेट थे, फ्यूचर्स पुल अप करिए इसका, और अभी अभी उस टारगेट को काउंटर ने हिट भी करा है। इस पर एक बार अपडेट ले लेते हैं। 1372 का इसने अभी अभी लो भी बनाया है, तो टारगेट जो है वागले साहब का इसमें ऑलमोस्ट आपको आते हुए दिख रहा है। किरण जी, एक बार जरा अब बताएं इन्फोसिस पर क्या व्यू बनता है सर? 3 दिन में भारी गिरावट है, आई थिंक 125 रुपए की गिरावट 3 दिन में ये काउंटर दिखा चुका है। पहले तो वागले जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत ही शानदार सेल कॉल दिया था, उनके टारगेट्स भी अचीव हो गए। और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है में और आईटी बेसिकली इंडेक्स का अगर देखते हैं तो मेरा मानना है कि अभी भी खरीदी करने की सलाह नहीं होगी। ऑल टाइम करंट फॉल में ऑल टाइम लोज के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इधर से और एक पैनिक सेल ऑफ आ जाना चाहिए और ये स्टॉक लगभग 1300 के आसपास देखने को मिल जाना चाहिए। जिस तरीके से सारे आईटी काउंटर्स में हमें ऑन द हायर साइड बिकवाली होती नजर आ रही है और नीचे में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरा मानना है कि 1300 पे रिव्यू लेना चाहिए, बाय करने की सलाह वहां पे भी नहीं होगी। 1300 पर रिव्यू किया जाएगा, यानी कि यहाँ से भी 70-80 रुपए और गिर सकता है और तब भी बाय कॉल की सलाह नहीं रहेगी। बट हाँ, ये है आपके लिए इन्फोसिस, जो इस समय निफ्टी का टॉप लूजर्स में से एक है और पिछले 3 दिनों में तो आपने डेफिनेटली कमजोरी इस पर देखी है। यूपीएल पर भी एक बार राय ले लेता हूँ। आज बड़ी गिरावट यूपीएल पर भी आई है। शरद जी, एंट्री का लेवल है यूपीएल के लिए 700 तक वापस फिसल गया है सर? हमारे हिसाब से देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है, 850-900 रुपए के लक्ष्य हैं, तो मेरे हिसाब से तो इतनी बड़ी डिप मिले तो बाइंग ही करनी चाहिए। ये है आपके लिए राय इस वक्त यूपीएल पर आती हुई। अच्छा, बंसल जी का ही मैं इंतजार कर रहा था। बंसल जी आ गए आप? बंसल जी थोड़ी देर के लिए अदृश्य हो गए थे। आ गया जी, आई एम बैक। हाँ, ओके, आप बैक ही हैं, फ्रंट नहीं है। और तो पूछो कैसे? फ्रंट कैसे अनिल जी? कुणाल जी क्या मजाक कर रहे हैं? गजब है। आज आप सातों ने मिलकर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ये ऐलान पहले ही कर देता। ये जो 7 महानुभाव आप देख रहे हैं, जिसमें शरद जी की कोई गलती नहीं है, बाकी 7 जो ये महानुभाव हैं, 7 तो कहेंगे 6, अच्छा 6 है, चलो 6 6 महानुभावों ने मिलकर एक रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड ये है कि इस साल कैलेंडर ईयर 2022 1 जनवरी से लेकर आज 16 सितंबर के बीच में क्लोजिंग वाले शो में सबसे कम कॉल्स देने का रिकॉर्ड बनाया है आपने। मतलब आप सबको बधाई, आप नीचे से फर्स्ट आए हैं सब में। आज कितने? 1 2 3 4 5 6 वो भी बसीन साहब हैं, बसीन साहब निकाल दो तो बसीन साहब को मिला के 6 कॉल है और बसीन साहब भी एक ही देंगे, एक ही देंगे। तो बसीन साहब भी 3-3 दे देते हैं। तो बसीन साहब को मिला के 6 कॉल्स हैं और आप सबको मिलाए तो 5 ही है, जिसमें सुमित जी ने 2 दिए, किरण जी ने 1, मोदी जी ने 1, नहीं किरण जी ने, हाँ किरण जी ने 2 दे दिए और सुमित जी ने भी 2 4, मोदी जी ने 1, सिमी जी नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं, कुणाल जी राकेश जी बिना खाता खोले आउट हो गए। ये है आज का ट्रैक रिकॉर्ड आपका। जी कुणाल जी, अब फरमाए, आप फ्रंट है कि बैक? अनिल जी देखिए, आज बिल्कुल, आज अनिल जी, आज बंसल जी का बिल्कुल काम करने का मन नहीं है अनिल जी, तो इसका पूरा ठीकरा अनिल जी बंसल जी के सिर फोड़ना चाहिए अनिल जी। बंसल जी ने हेलमेट पहन रखा है, फायदा नहीं है। चलिए बढ़िया, लेकिन बात यह है कि जब मार्केट अनिश्चित हो और स्थिति साफ ना हो तब वाकई में शांति बनाए रखने में ज़्यादा समझदारी है, जहाँ कन्विक्शन बेहतर हो, क्योंकि लोअर लेवल से आप शॉर्ट कॉल दो तो दिक्कत, कल गैप से खुल जाए मंडे को, और लॉन्ग कॉल्स तो देने का जैसा माहौल चार्ट पे रहेगा भी, इसी वजह है तो एक्टिविटी कम हो तो ये भी बाजार के लिए एक अच्छा संकेत है बॉटम बनाने के लिए, आप बनाने का। बिल्कुल, एक बात है, 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। आखिरी बार लोएस्ट नंबर ऑफ कॉल थी वो 7 कॉल्स आई थी 24 फरवरी को,
आज 6 आई हैं, 24 को 7 आई थी और उस दिन इस साल की सबसे बड़ी गिरावट थी, 0.5% निफ्टी गिरा था उस दिन। और उसके बाद एक आध दिन बाद मार्केट बॉटम हो गया था। हाँ, तो ये अच्छा संकेत है कि कम से कम जब पिछली बार सबसे कम कॉल्स आई थी, ये सारे फॉर्मूला हैं जो मार्केट के बॉटम फॉर्मेशन में काफी मदद करते हैं। इस तरह के फॉर्मूला इसलिए हम निकाल के रखते हैं। आंकड़ों मान के मतलब हमारे पास जिस लेवल के आंकड़े रहते हैं, डेटा तो पड़ा हुआ है, डेटा हमारे पास गजब के हैं, चैलेंज कर नहीं सकते आप। आइए, यूपीएल टॉप लूजर आज का 5% की गिरावट, बट आईटी के लिए लगातार तीसरा दिन खराब। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, कोई भी आईटी स्टॉक ढूंढिए वहां पर आपको गिरावट दिखेगी। ऑटोज में आज वीकनेस रही है और इसने बाजार को बिल्कुल सहारा नहीं दिया। हीरो मोटोकॉर्प सुबह अच्छा दिख रहा था, अब फिसलाए। टाटा मोटर्स, मारुति, बजाज ऑटो, ये सारे काउंटर्स फिसले। आइशर मोटर्स पर भी आपने दबाव देखा है। सिर्फ इंडसइंड, सिप्ला, एक्सिस बैंक, यहाँ पर आपने खरीदारी देखी है। बाकी 47 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में बंद हो रहे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आइए, 7.5% की गिरावट के साथ वेदांता टॉप लूजर था। कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया, सेमीकंडक्टर प्लांट में इनका कोई योगदान नहीं है, वो प्रोमोटर लेवल पर काम किया जा रहा है। एमआरएफ, इंडिया बुल्स हाउसिंग, बालकृष्णा, जीएनएफसी, टाटा केमिकल्स, डीएलएफ, कोफोर्ज, ग्लेनमार्क, वोडाफोन, एलएनटी टेक, एमजीएल, एलएनटी इन्फोटेक और ओबेरॉय रियल्टी भी कुछ और लूजर्स हैं। सिर्फ 6 निफ्टी स्टॉक्स हैं जिन्होंने होल्ड आउट किया है। इंडसइंड बैंक ऑफ कोर्स, डेल्टा कॉप, हालांकि ऊपर से ये भी फिसलते हुए आपको दिखाए। मैक्स फाइनेंशियल, सिप्ला, बीईएल और इंडिया सीमेंट्स, जहां पर आपने हल्की फुल्की खरीदारी देखी है। कैश मार्केट की तरफ आइए, यहाँ पर भी कई सारे स्टॉक्स में आपने बड़ी वीकनेस बनती हुई देखी है। एक बार फिर से वीकनेस आपको आती हुई दिखी है हिप्को में, बायर क्रॉप साइंसेज, ऑल कार्गो आज वीक था, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी कल आएगी, उस पर रखी नजर। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जेके पेपर, यहाँ पर भी वीकनेस दिखी। खरीदारी थी सुमिटोमो केमिकल्स, भारत डायनामिक्स, इजी ट्रिप प्लानर्स, मिश्र धातु, थर्मैक्स, स्टार हेल्थ केयर और साथ ही एप्टिस वैल्यू और पॉलीमेडिक्योर में। अनिल जी, 550 एग्जैक्टली 550, जो 540 के लेवल की आप बात कर रहे थे, 550 पर आपका क्लोजिंग लेवल आ रहा है निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 830, 830 535 के आसपास लगभग वहीं पर आएगा। बैंक निफ्टी 40, 830, 31 से थोड़ा सा नीचे आएगा, 40, 775, 800 के आसपास आएगा। लेकिन ठीक है, 540 होल्ड कर एकदम। हाँ, मतलब बिल्कुल खराब हो गया होगा, वैसा नहीं है। मतलब एकदम क्लोजिंग उस लेवल के नीचे, अगर 17,500 के नीचे होती तब तो क्लियर कट ही आपका शॉर्ट कॉल और एग्जिट कॉल आई जाता है। अब एक दिन का इंतज़ार आपको और करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास, क्योंकि जब भी मैंने ये देखा कि दिन के जो बड़े वाले सपोर्ट लेवल के भी नीचे की रेंज पे जाके देते हैं ना, वहाँ पर बहुत ही कम पहुँचता है। वहाँ पर 10 ट्रेडिंग सेशन में से एक आध बार पहुँच जाए तो बड़ी बात है, इसके अलावा कभी मार्केट पहुँचता नहीं है। वहाँ पहुँचा, इसका मतलब ये कि वहाँ से रिवर्सल के संकेत ज़्यादा होते हैं बजाय ट्रेंड कंटिन्यू रखने के। तो यहाँ पर से रिवर्सल के संकेत ज़्यादा बेहतर होंगे। लेट्स सी, 260 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स बंद हुए हैं और नैस्डैक फ्यूचर्स 135 अंक नीचे बंद हुआ है। विदा लेने का है वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और किरण जी, मुदित जी, शरद जी और मौन रहने वाली सिमी जी, हमेशा मौन रहने वाली सिमी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। सोमवार सुबह आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय कीजिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।